हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैम एक छोटी सी बात हमारे बच्चों से करना चाहती है। वो ये है कि बच्चों, आप लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सबके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। कोई चाहता है मैम हम आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कहते हैं मैम हमें एम्स जाना है, कोई एनडीए, कोई नेवी की फॉर्म्स में जा रहा है। तो बेटा कैल्विन आपको ये सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये ध्यान रख रहे हैं हम आपके कि हमारे बच्चों को उतना ही कंसेप्ट एजुकेशन मिले, वो भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, भी पूरा पूरा कंटेंट लेके चल रहे। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। 11th निकल चुके हैं, हमारे पास 1 साल है जिसमें हमें अपनी 12th भी करनी है, 11th को भी कवर अप करना है, प्लस अपने सपनों की तैयारी भी करनी है। उड़ान भरनी है हमें। तो उस उड़ान के लिए हमें क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पर एक छोटी सी बात मेरे बच्चों, कि इस समय अगर आप इनरोल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मजेदार न्यूज है। वो ये है कि चल रहा है डिस्काउंट ऑफर। तो ये ऑफर आपकी जेब के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो लेट ना करें, जल्दी इनरोल करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? तो बच्चे, हम लोगों ने कर चुके हैं अपने 12th क्लास की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपनी यूनिट सेकंड की। ये हमारी यूनिट सेकंड है, जिसका नाम है मेरे बच्चों जेनेटिक्स, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स का हिस्सा है। अब आप कहोगे मैम जेनेटिक्स क्या होती है, सब चीज़ डिस्कस करते हैं, पर बेटा मैं बता दूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉमिस भी कि अच्छे से पढ़ेंगे, फोकस से पढ़ेंगे और अपनी स्टडीज़ को बूस्ट करेंगे। करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले स्टार्ट विद व्हाट इज जेनेटिक्स। भाई यूनिट का नाम अपने को जेनेटिक्स दे दिया, हमें तो नहीं पता जेनेटिक्स क्या होती है, तुम तो जानना है जेनेटिक्स क्या होती है। तो मेरे बच्चों, जेनेटिक्स जो ये वर्ड है जेनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स इज नथिंग, इट इज ओनली द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी कहलाती है जेनेटिक्स। मैम व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो मेरे बच्चा, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। ठीक है बेटा बच्चा, इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू अनदर। पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना इज नोन एज योर इनहेरिटेंस। और इस इनहेरिटेंस को जब आप पढ़ते हो तो उस यूनिट को आप कहते हो जेनेटिक्स। सिमिलरली जब भी बेटा इनहेरिटेंस होता है तो थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, दैट चेंजेस इज नोन एज वेरिएशन। अच्छा, इनहेरिटेंस इज रिजेंबलिंग विद द हेरिडिटी। मतलब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हेरिडिटी इज रिजेंबलेंस दी इनहेरिटेंस। ये नीट का पीवाईक्यू रह चुका है, तो यहाँ पर ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं स्टार्टिंग कि भाई क्या है। लॉन्ग चैप्टर है बट इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है, ध्यान से करो तो बहुत अच्छा चैप्टर है। अदरवाइज दिमाग से उड़ने में समय नहीं लगता है चैप्टर में। तभी मैम ने आपसे पहले कहा था फोकस से करना है बेटा इस चैप्टर को, हमें बहुत ज्यादा वेटेज है। ये नहीं करोगे तो जेनेटिक्स कमजोर रह जाएगी। ठीक है भाई, चलो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? द टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाय द W. Watson, द फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, जिनको हम कहते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स। अदरवाइज फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है आपके रिगॉर्ड जॉन मेंडल को। रिगॉर्ड जॉन मेंडल हैं जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेरे बच्चे, क्योंकि उन्होंने इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से समझाया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि उन्होंने गार्डन पी नाम का एक प्लांट था जिसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट किया था। जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स रिगॉर्ड जॉन मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज योर W. Watson। मैं मेंशन कर देती हूँ कि फादर ऑफ जेनेटिक्स वैसे हम किसको बुलाते हैं? तो वो हम बुलाते हैं रिगॉर्ड जॉन मेंडल। और इनका एक्सपेरिमेंट कुछ 1865 के आसपास का है। ठीक है बेटा,
So genetics is a branch of biology that deals with the collectively study of the heredity and the variation. And heredity को आप inheritance भी कह सकते हैं. Heredity या inheritance is the transmission of genetic character from one parent to their offspring. मतलब भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का जाना. क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं बेटा? तो सारे के सारे इनहेरिटेड ट्रेड्स, सारे के सारे इनहेरिटेड ट्रेड्स जो है वो पास हो जाते हैं. बेटा दो तरह के ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है कैरेक्टर. ट्रेड मतलब, ट्रेड और कैरेक्टर में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं. देखो मैं बताती हूँ होता क्या है. ट्रेड एंड कैरेक्टर. तो बच्चे देखो एक वर्ड होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर ढीला वाला नहीं, कैरेक्टर जिसको हम फीचर्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? फीचर्स. और एक कैरेक्टर्स के ट्रेड्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. कैरेक्टर्स में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं. कैरेक्टर जैसे कि एक फीचर, मान लीजिए मैंने बोला आई कलर का, आई सेड आई कलर, तो आई कलर इज योर कैरेक्टर मेरे बच्चों. इस आई कलर में अब कौन कौन से कलर्स देखने को मिलते हैं? इट मे बी योर ब्लैक कलर, इट मे बी योर ब्राउनिश कलर, ब्राउन इन कलर, इट मे बी योर ब्लूइश इन कलर, ब्लू कलर, और इन द ग्रीन कलर. तो ये एक आई कलर के कितने सारे कॉम्बिनेशन है ये. दीज आर नोन एज ट्रेट मेरे बच्चे. इनको हम क्या बुलाएंगे? दीज आर ट्रेट्स. एंड आई कलर क्या है? एक तरह का कैरेक्टर. से गार्डन पी प्लांट में लिया था हमने, हाइट ऑफ द प्लांट की बात कर रहे थे हम लोग. सो हाइट इज द कैरेक्टर, और टॉल है या डाफ है ये उनके ट्रेड्स हैं. दीज आर दी ट्रेड्स. तो जो ये ट्रेड होते हैं बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड या एक्वायर्ड ट्रेड. हम इनहेरिटेड की बात करें बेटा, इनहेरिटेड ट्रेड्स ही वो ट्रेड होते हैं जो पास होते हैं जनरेशन से. जैसे कि आपका कोई भी आई कलर पास हो सकता है, हेयर कलर पास हो सकता है, स्किन कलर, स्किन टोन, ये सब चीज़ें क्या हैं? आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स है. एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं बेटा? तो वो ट्रेड्स होते हैं जो कि हम लाइफ एक्सपीरियंस से अपनी बॉडी में गेन करते हैं. एक्वायर्ड ट्रेड का जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे कि आपको स्विमिंग आती है. एक्वायर्ड ट्रेड का एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूर से मान लीजिए कि यू आर कैपेबल इन स्विमिंग, तो जरूर थोड़ा है कि बेटा आपके बच्चे को भी स्विमिंग है, उसको तो सीखनी पड़ेगी. आपने भी तो स्विमिंग सीखी है ना, अपने आप तो नहीं आई. आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है, उसका बच्चे की ना हो अच्छी, क्योंकि तो ये सब क्या है? ये हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं. और जो पास हो जाते हैं वो होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड. और इन्हीं का पास हो जाना कहलाता है हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस. फिर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज हैव सम डिफरेंसेस, दीज आर नोन एज वेरिएशन. भाई देखो हम सब लोग सेम स्पीशीज है, हम सब लोग होमोसेपियंस है भाई, सारे के सारे होमोसेपियंस है, पर क्या हम लोग सेम है? ऑब्वियसली नॉट. बल्कि हम अपने पेरेंट्स जैसे भी नहीं है बुरे हैं. हो सकता है पेरेंट्स बहुत शांत हो और हमें बहुत गुस्सा आता हो, वो काफ़ी काम रहते हो और हम लोग बहुत नौटिगिरी करते हो. तो बेटा ये सब है कि सेम स्पीशीज हैं हम लोग, पर फिर भी हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? डिफरेंस प्रेजेंट है. और ये डिफरेंस क्यों आया? तो हमारे बच्चे जानते हैं कि मियोसिस की पैंकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें कुछ चेंज वगैरह होते हैं ट्रेड्स में, तो वेरिएशन आता है. आपने पढ़ा हुआ है सेल डिवीजन के अंदर कि वेरिएशन आ जाता है इस थ्रू. तो वेरिएशन मतलब चेंजेस प्रेजेंट इन द सेम स्पीशीज. कोई भी तब हम कहते हैं कि नो इंडिविजुअल इज 100% रिजेंबल. कोई इंडिविजुअल 100% सेम नहीं होता. एवरी इंडिविजुअल इज वन यूनिक पर्सन. हर इंडिविजुअल एक यूनिक है ना भाई? ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है. सो वेरिएशन के बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दें कि वेरिएशन क्या होता है. इट अपेयर इन द ऑफस्प्रिंग और इन द सिबलिंग ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर दैट अकर्स इन द पैंकेटीन और मियोसिस फर्स्ट. रीशिफ्लिंग ऑफ जीन्स हो जाता है, कॉम्बिनेशन होता है ड्यूरिंग मियोसिस. ठीक है बेटा. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये आपको देखने की जरूरत नहीं है. फिर आपको वेरिएशन के टाइप देखने हैं कि वेरिएशन होते हैं बेटा दो प्रकार का. एक होता है सोमैटिक वेरिएशन मेरे बच्चे, एक होता है जर्मिनल वेरिएशन. वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप्स, सोमैटिक वेरिएशन एंड दी जर्मिनल वेरिएशन. सोमैटिक क्या होता है? दैट अपीयर थ्रू द बर्थ. भाई जो बचपन से दिख जाए वो आपका सोमैटिक वेरिएशन है, जो बचपन से दिख जाए. मान लीजिए आपका स्किन टोन अलग हो गई, मदर फादर की स्किन टोन डार्क थी, आपकी लाइट स्किन टोन हो गई, तो ये वेरिएशन बचपन से दिख रहा है आपका, तो वो कहलाएगा बेटा आपका सोमैटिक वेरिएशन. और ये इन्फ्लुएंस सोमैटिक और बॉडी सेल, भाई हमारी बॉडी सेल्स को इफेक्ट करेगा. फॉर्म ड्यू टू, क्यों बनाएंगे सोमैटिक वेरिएशन, क्यों आया? हो सकता है कोई इन्वायरमेंट का फैक्टर हुआ हो जिसकी वजह से चेंज हुआ हो, कोई यूज या डिसयूज ऑफ ऑर्गन की वजह से, हो सकता है कॉन्शियस इफेक्ट भी इसका आपकी बॉडी पर पड़ सकता है. फिर जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है? जो इनहेरिटेबल होता है, जो आता है. फॉर्म मोस्टली ड्यू टू द जर्मिनल सेल्स. जर्मिनल सेल से बनता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर. ये क्रॉसिंग ओवर के समय
बनता है। इसके भी दो प्रकार है, एक है कंटिन्यूस वेरिएशन, एक है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। से नाम दे रखा है कंटिन्यूस जो लगातार होगा, फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन, इसे हम फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन भी कहते हैं, बार बार आता है बार बार जाता है, इसको रिकॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। ये रिकॉम्बिनेशन को हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्लियरली डिस्क्राइब करूंगे मैं आपको ये। और डिसकंटिन्यूड वेरिएशन, इसको हम लोग स्पोर्ट, सेलेशन या फिर म्यूटेशन भी कहते हैं। ओके ओके तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को हम स्पोर्ट, सेलेटेशन या सिंपल म्यूटेशन भी कह सकते हैं। जो अचानक से आ गया, क्यों आया कैसे आया हमें भी नहीं पता, अचानक से कुछ हो जाए तो उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और ये कंटिन्यूअस रहता है, ये फ्लक्चुएट करता है बार 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 चेंजेस की वजह से ये आता है। ठीक है, फिर अब देखो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आप इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हो, तो मैं आपको एक बार सारी बेसिक टर्म्स का मतलब समझा देती हूँ ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, है ना। पहले है हेमीजाइगस, हेमीजाइगस वर्ड मेरे बच्चे, फिर है फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोकॉपी। चलो बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हेमीजाइगस, इफ इंडिविजुअल कंटेन वन जीन ऑफ पेयर देन इंडिविजुअल इज सेड टू बी हेमीजाइगस, मेल इंडिविजुअल इज ऑलवेज हेमीजाइगस फॉर द सेक्स लिंक्ड जीन। अब इसका मतलब क्या, पल्ले नहीं पड़ा, मैं सारी की सारी ऊपर से उड़ गई, कोई बात नहीं बेटा। हम लोग इसको ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, वहां से अपने को अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा अब हम क्या बात करते हैं बेटा, हेमीजाइगस की, जिसको हम हीमोजाइगस भी बोलते हैं, हेमीजाइगस। और एक कंडीशन होती है होमोजाइगस मेरे बेटा, इसको आप हेटेरोजाइगस भी बुला सकते हो। और एक होती है होमोजाइगस कंडीशन। अभी दो कंडीशन होती क्या है, तो देख बेटा होमोजाइगस होता है, सबसे पहली बात हमें जानते हैं कि भाई जीन होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जीन्स होते हैं जो हमेशा आपके पेयर में अकर होते हैं। सबसे पहली बात हम लोग क्या जानते हैं कि भाई जीन होते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये हमारा क्रोमोसोम बनाते हैं हम लोग, ये रहा, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम बनाए हमने। मान लीजिए इस क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं तो जीन्स के ऊपर लाई करते हैं, मान लीजिए ये भी ए है ये भी ए है, दोनों जीन्स लाई कर रहे हैं, जीन्स अगर इन दी पेयर। तो अगर बेटा क्रोमोसोम पर जो दोनों जीन्स हैं, अच्छा ये जीन्स रे सिंगल जीन की अगर आप बात करो, यार क्या हो गया ये, अगर आप इस सिंगल चीज की बात करते हो, देखो ये अगर आप इस सिंगल की बात कर रहे हो तो आप इसे अलील कहते हो। आप इसे क्या बुलाते हो, अलील। जीन अकर इन पेयर, और अगर आप उस जीन के पेयर में से किसी एक की बात कर रहे हो तो उसे आप क्या बुलाते हो, अलील। अब मान लीजिए अगर ये दोनों अलील सेम हैं, जैसे कि ये मैं आपके एक क्रोमोसोम बना रही हूँ, ये एक क्रोमोसोम बना रही हूँ, इस क्रोमोसोम पर यहाँ पर जीन्स प्रेजेंट है, इसके ही सामने दूसरा प्रेजेंट होता है, हमेशा पोजीशन यही होती है। अगर एक है तो इसका जो कॉपी है, इसका जो पेयर है वो उसी के साथ ही प्रेजेंट होगा। मान लीजिए ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है बेटा पेयर में प्रेजेंट, दो पर दोनों अलील जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो अगर एक जीन की दोनों एलील्स डिफरेंट होती है मेरे बच्चे, तो उसे हम बुलाते हैं हेमीजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस। आपको दिखा था यहाँ पर कि मेल आर ऑलवेज हेमीजाइगस फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन। सही बात है भाई कि मेल हमेशा हेमीजाइगस होता है, क्योंकि मेल का हमने पढ़ा ना सेक्स डिटरमिनेशन में एक्स और वाई टाइप का होता है, वन इज एक्स एंड अदर वन इज वाई। जीन है पर दोनों जीन्स पर जो जीन्स के दोनों अलील्स हैं क्या वो सेम है, नहीं है, वो तो डिफरेंट है। तो डिफरेंट अलील्स of a same gene is known as hemizygous condition। और अगर एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट है, ये रहा आपका क्रोमोसोम, इस पे जो जीन्स प्रेजेंट है बेटा, अगर उस जीन्स की दोनों अलील सेम है, कैपिटल टी, दिस इज अ होमोजाइगस कंडीशन। स्मॉल टी इट इज ऑल्सो अ होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको बताई गई थी। फिर है फिनोटाइप, it is an external या morphological appearance of an organism for a particular character। भाई फिजिकली देखने में कैसे लग रहा है, that is a phenotype। भाई जैसे कि कैपिटल टी है, क्या होता है इसका फिजिकल अपीयरेंस, हम सब जानते हैं भाई टॉल होता है। सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, हम जानते हैं टॉल होता है, क्योंकि टॉलनेस इज डोमिनेंट। पाठा कहा ना हमने कि टॉलनेस क्या होती है, डोमिनेंट होती है। तो ये जो टॉल हमें दिख रहा है, देखने में कैसा है, प्लांट लंबा है, छोटा है, बोना है, कैसा है, वो उसका फिनोटाइप है।
जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कैरेक्टर कैसा है भाई, जेनेटिक फीचर्स कैसा है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, वो उसका जीनोटाइप है। भाई देखो अगर हम टॉल की बात करें तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, पर दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है भाई। फिनोटाइपिकली दोनों सेम है पर जीनोटाइपिकली बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि एक के पास दोनों एलील सेम है। मतलब इसको आप क्या बुलाओगे, होमोजाइगस टॉल। यू हैव टू नोन एज इट इज अ होमोजाइगस टॉल। और ये हो गया हेमीजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रो या फिर हेमीजाइगस। तो जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक प्रेजेंस कैसी है, फिनोटाइप फिजिकली कैसा दिखता है। फिर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप टर्म्स वर कॉइन्ड बाय दी जॉनसन, याद रखना जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इसको मैं ऐसे भी कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली याद रहे। फिर फिनोकॉपी, इफ डिफरेंट जीनोटाइप आर प्लेस्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन दे प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। अलग अलग जीनोटाइप है, उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में रख दो तो सेम फिनोटाइप बनाते। देन द जीनोटाइप आर सेड टू बी अ फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर। भाई दो अलग अलग तरह के जीनोटाइप हैं, एक ये जीनोटाइप है, एक ये जीनोटाइप है, दोनों को अलग अलग कंडीशन में रखा, दोनों का फिनोटाइप सेम आ रहा है, इसका फिनोटाइप भी सेम आ रहा है टॉल, और इसका फिनोटाइप भी क्या आ रहा है बेटा, टॉल। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फिनोकॉपी। इसको हम बोल देंगे फिनोकॉपी, ठीक है। सो ये तो हो गया। फिर मेंडल्स, सबसे बड़े भाई कह सकते हैं इनहेरिटेंस के दाता, पर बेचारे जब तक जिंदा रहे तब तक उनके एक्सपेरिमेंट को किसी ने वैलिडिफाइड नहीं किया कि भाई कौन बायो के अंदर बायो के अंदर प्रोबेबिलिटी मैथ्स लेकर आने वाले यही साइंटिस्ट है। जो सर के ऊपर से जाती थी तो लोगों ने माना नहीं, तो बेचारा जब तक जिंदा रहे उनको क्रेडिट नहीं मिला जो उनका एक्सपेरिमेंट था। उनके मरने के 16-17 साल बाद जाके उनको कुछ क्रेडिट मिला था। चलिए देखते कहते हैं मेंडलिज्म मींस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द मेंडल ऑन जेनेटिक्स। ये मेंडल ने जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट किया, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द हेरिडिटी प्रोसेस को समझाया इन्होंने, फॉर्मूलेज दिए, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मतलब बेटा सिद्धांत, कुछ रूल्स दिए जिनको मेंडलिज्म कहते हैं। मेंडल पोस्टुलेट वेरियस एक्सपेरिमेंटल्स लॉ इन रिलेशन टू जेनेटिक्स। उन्होंने जेनेटिक्स के रिलेशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इन गार्डन पी प्लांट। रिगॉर्ड जॉन मेंडल 1822 से 1884 तक सर्वाइव किए थे। ये started his historical experiment of the heredity on pea, not pea, it is a garden pea बेटा, क्योंकि दो तरह की पी होती है, आपने पढ़ा होगा 11th में कि एक स्वीट पी भी होती है। स्वीट पीज आर डिफरेंट एंड गार्डन पी इज डिफरेंट। इसका साइंटिफिक नेम पाइजम सटाइवम प्लांट होता है। द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वर पब्लिश इन द साइंस जर्नल द नेचर फॉर द स्केवेंडर इनमें एक्सपेरिमेंट छपा हुआ है। दिस जर्नल वॉज इन जर्मन लैंग्वेज, टाइटल वॉज वर्च्यू ओवर, ये तो रहने दो भाई हमारे पास की नहीं है, जर्मन नहीं आती पढ़नी, छोड़ दो। मेंडल एक्सपेरिमेंट में 4 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले क्या करते थे, उन्होंने सिलेक्शन किया, फिर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया। सिलेक्शन किया मतलब भाई सबसे पहले तो ढूंढो कि भाई किस पे करना है एक्सपेरिमेंट, ऐसा ना आज अभी किसी पे भी कर ले, उठा के नहीं कर सकते ना, तो एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करना। फिर हाइब्रिडाइजेशन करना मतलब 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉसिंग कराना जो अलग है एक दूसरे से। फिर सेल्फिंग भी करवाई उन्होंने। हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली उन्होंने F1 जनरेशन में की और F2 जनरेशन के लिए उन्होंने सेल्फिंग करवाई। फिर एंड में जो रिजल्ट आया, कंक्लूजन आया, उसकी कैलकुलेशंस की इन्होंने। तो 4 तरीके से किया इन्होंने। द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉज ऑफ जेनेटिक लेटर, और जो इनका रिजल्ट आया उसी से ही लॉज ऑफ जेनेटिक्स बनाए गए। मेंडल परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट, जैसे तो 3 किए थे बेटा, आपको भी 2 ही पढ़ने हैं। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस एंड गेव अ 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। 3 प्रिंसिपल दिए, कौन कौन से देखो ये रहे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे पहले डोमिनेंस लॉ है जो कि ये कहता है जब कभी भी आप क्रॉसिंग करते हो तो कोई एक ऐसा फैक्टर, मेंडल ने जीन को बेटा फैक्टर कहा था, मेंडल के लिए जो जीन हमारे लिए जो जीन है वो मेंडल के लिए फैक्टर था, ठीक है। तो मेंडल के हिसाब से जब हम लोग भाई क्रॉसिंग करते हैं तो उसमें आप देखते हो, आप सबको जैसे कि कोई छोटी सी क्रॉस अगर आपको रिजेंबल कराऊं तो आप क्या करते थे ना, कैपिटल टी की क्रॉसिंग आप स्मॉल टी से करते हैं। तो ये पेरेंट जनरेशन है, हम इसके गैमेट बनाएंगे तो इसमें से गैमेट बनेगा कैपिटल टी, इसमें से बनेगा स्मॉल टी, दोनों की क्रॉस कराई तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया।
F1 आती थी ये हमारी, और F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट है मेरे बच्चों वो टॉल आते थे। तो टॉल क्यों आया? क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी का जो फैक्टर है, जो फैक्टर कैपिटल टी है, वो अपनी कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है ओवर अनदर कैरेक्टर स्मॉल टी, अनदर ट्रेड स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जो ट्रेड है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है ओवर स्मॉल टी, ये करता है। तो इसी चीज को मेंडल ने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस से। बाकी हम इसको मोनोहाइब्रिड में समझते हैं। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दी इन्होंने, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन। इनका कहना ये था कि जब कभी भी क्रॉसिंग होती है तो गैमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, दोनों गैमेट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब प्यूरिटी ऑफ जीन, गैमेट्स में प्योरिटी है कि वो सेपरेट हो जाएगा ड्यूरिंग क्रॉसिंग। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया जो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप पढ़ेंगे। चलिए, ही प्रपोज दैट फैक्टर, जिसको लिटरली जीन बोला गया, रेगुलेशन दैट कैरेक्टर्स आर फाउंड इन पेयर नोन एज अलील्स, वही पेयर्स को अलील्स कहते हैं। ही ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर इन द ऑफस्प्रिंग, डिफरेंट पैटर्न में देखा, पहली जनरेशन को F1 जनरेशन का और सेकेंड वाले को F2 जनरेशन का। द डोमिनेंट कैरेक्टर आर एक्सप्रेस्ड व्हेन फैक्टर आर हेट्रोजाइगस इन कंडीशन, यही तो है इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि एक ऐसा फैक्टर है जो अपने आप को हेट्रोजाइगस, देखो बेटा होमोजाइगस, देखो तीन कंडीशन है, कैपिटल टी, एक है बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, और है एक स्मॉल टी। इसमें आपको पता है टॉल आने वाला है, बिल्कुल आएगा टॉल। स्मॉल टी में डॉर्फ आने वाला है, बिल्कुल आएगा डॉर्फ, क्योंकि दोनों प्योर। अच्छा, इन दोनों को जो ये होमोजाइगस होता है बेटा, इनको हम प्योर लाइन भी बोलते हैं, प्योरिटी, ठीक है, प्योर लाइन भी बोलते हैं मैंने। और जो ये बीच वाला है हेट्रोजाइगस बेटा, इसकी कंडीशन तो अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि भाई इसे कौन सा एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल टी का करेगा या स्मॉल टी का करेगा, हमें पता है कैपिटल टी का करेगा। तो जो अपने आप को इस कंडीशन में, इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, दैट फैक्टर इज अ डोमिनेंट फैक्टर और अ डोमिनेंट जीन। तो ये टॉल है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, जिसको आप इम्प्योर लाइन भी बोल सकते हैं। फिर द रिसेसिव ट्रेट्स आर ओनली एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं। दे नेवर ग्लैंड इन दी हेट्रोजाइगस में कभी नहीं करेंगे। फिर ये वाले लॉज मैं आपको समझाऊंगी आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स, तो इनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स हम इनको स्टडी करेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया। चलिए, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अच्छा इसकी बात अब ये नहीं करनी हमें, ये तो ये मेंडल ने भाई सबसे पहले पी प्लांट लिया। वाई ही चूज पी प्लांट, वाई ही चूज पी प्लांट, इन्होंने गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, ये आप सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, जिसको हम पाइजम सटाइवम भी कहते हैं। वाई ही चूज पी प्लांट, बिकॉज इसका शॉर्ट ड्यूरेशन है, शॉर्ट लाइफ स्पेन है बेटा, बहुत ही कम लाइफ स्पेन है इसका, इसलिए इन्होंने चूज किया, बहुत ही कम लाइफ स्पेन है। इनके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिव कैरेक्टर्स हैं। देखो बेटा 14 उसमें ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स 14 हैं, पर यहाँ पे 7 कॉन्ट्रास्टिव कैरेक्टर बताया मैंने क्या होता है, कैरेक्टर एक फीचर होता है और ट्रेड उसके टाइप होते हैं। तो कैरेक्टर यहाँ पर 7 हैं और ट्रेड्स यहाँ पर 14 हैं। तो यहाँ पर 7 कॉन्ट्रास्टिव कैरेक्टर्स थे, 7 तरह के कैरेक्टर्स हैं और एक कैरेक्टर के अंदर 2 यहाँ पर ट्रेड है, मतलब तो टोटल 14 ट्रेड्स हो गए हैं। फिर ये जो प्लांट था ये नेचुरली बाइसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेटिंग था। क्या था मेरे बच्चों? नेचुरली बाइसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेटिंग, पर आप चाहो तो क्रॉस भी करा सकते हो। अब इसका मतलब क्या है भाई? नेचुरली मतलब जो नेचर ने बनाया, जो हमें जरूरत नहीं थी बनाने की, उसको हम नेचुरली कहते हैं। बाइसेक्सुअल हम जानते हैं, बाइसेक्सुअल मतलब दैट विच कंटेन बोथ
मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। यही साइन है ना बेटा बाइसेक्सुअल का। सेल्फ पॉलिनेटिंग क्यों लिखा बेटा मैंने, कि बेटा ये फ्लावर जो है ना, अगर आप इसको नेचुरली रहने दो तो ये हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करता है, मतलब एक ही फ्लावर का जो एंथर है वो पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर भेजता है बेटा, दूसरों के भी नहीं भेजेगा। तो अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको एंथर को रिमूव करना पड़ता है बिफोर मैच्योरिटी, जिसको हम इमैक्सुलेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है। ये कुछ बेसिक चीजें, इसकी स्टडी भी काफी ईजियर थी, स्टडी भी काफी क्या थी, ईजियर थी, और सीजन में बहुत ही आसानी से ये ग्रो कर जाते थे। तो इसी बेसिस के वजह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया पी प्लांट। तो ये रहे वो 7 कॉन्ट्रास्टिव कैरेक्टर एंड दीज आर द ट्रेट्स। देखिए सीड कलर लिया, क्या लिया बेटा, सीड कलर लिया, सी शेप ली, पहले तो राउंड है या रिंकल है, दीज आर द टू ट्रेट, राउंड इज द डोमिनेंट, फर्स्ट वन इज द डोमिनेंट एंड द अदर वन इज द रिसेसिव। सीड कलर येलो या ग्रीन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंडल ने जो कैरेक्टर्स को, जो ट्रेट्स हैं उनको उनके डोमिनेंट के लेटर से रिप्रेजेंट किया। जैसे डोमिनेंट इसमें राउंड है तो इसको कैपिटल आर कहेंगे, इसको स्मॉल आर कहेंगे बेटा। सिमिलरली यहाँ पर येलो डोमिनेंट है तो इसको कैपिटल वाई, इसको स्मॉल वाई कहेंगे। फ्लावर में वायलेट या पर्पल डोमिनेंट है तो उसको पर्पल को वी, वाइट को स्मॉल वी। ये पॉड शेप फुल और कंस्ट्रिक्टेड है, इसको आप इन्फ्लेटेड भी बोल देते हैं, इन्फ्लेटेड। सिमिलरली इसको आप पर्पल भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप कैपिटल एफ या कैपिटल आई यूज कर सकते हैं, इसके लिए स्मॉल एफ या स्मॉल आई यूज कर सकते हैं। पॉड कलर मतलब फली जो है कौन से कलर की है, सो ग्रीन इज डोमिनेंट, तो इसके लिए कैपिटल जी, इसके लिए स्मॉल जी हो जाएगा। फिर पॉड शेप, अच्छा तो दोबारा आगे पॉड कलर, सॉरी फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर या तो टॉप पर है, देखो दिख रहा है यहाँ पे साइड वाइज में प्रेजेंट है, हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। डोमिनेंट ये है तो कैपिटल ए। टर्मिनल मतलब सारे के सारे एक ही पॉइंट, टर्मिनल बर्ड पे प्रेजेंट है तो उसे टर्मिनल पोजीशन बोलते हैं, इसके लिए स्मॉल ए रिप्रेजेंट करेंगे। फिर स्टेम की हाइट, टॉल या डॉर्फ है, टॉल के लिए कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। तो ये तरीका था मेंडल का अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस करके दिखाने का। ठीक है बेटा, चलो फिर सबसे पहले मेंडल जी ने करी पहली क्रॉसिंग, जिसको हम कहते हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करना। ठीक है, when we consider the inheritance of one character at a time, this is known as a monohybrid cross। जब एक कैरेक्टर को एक समय पे एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ने टॉल और डार्क प्लांट को सिलेक्ट किया, तो उन्होंने प्योर टॉल प्लांट लिया, मतलब होमोजाइगस टॉल लिया, तो कैपिटल टी लिख सकते हैं। और डार्क तो आपको पता ही है तो हमेशा ही होमोजाइगस होगा बिकॉज ये रिसेसिव है, स्मॉल टी और स्मॉल टी लिया। गैमेट्स बने सबसे पहले बेटा, इसके सबसे पहले क्या बनेंगे, इसके गैमेट्स बने। इसका गैमेट बनेंगे कैपिटल टी, इसके बनेंगे स्मॉल टी, दो बनेंगे, मैं एक बना के दिखा रही हूँ। क्रॉसिंग की तो इम्प्योर टॉल क्यों आया, क्योंकि एक कैपिटल टी आया, एक क्या आया बेटा, स्मॉल टी आया, जिसको आप इम्प्योर टॉल कह रहे हैं, जिसको आप क्या कह रहे हैं, इम्प्योर टॉल। फिर अब जो इम्प्योर टॉल आया, देखो F1 जनरेशन में तो एक एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ही इन्होंने समझाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहीं पर समझा दिया इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस कि भाई एक फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उसे हम कहेंगे। अच्छा इनको कैसे पता लगाओ कि हेट्रोजाइगस है, ये भी हम आगे देखेंगे, इनको कैसे पता लगा कि ये हेट्रोजाइगस ही है, आगे देखेंगे इस चीज को, अभी सेल्फ करके रखते हैं। फिर जो F1 के प्लांट है उनमें सेल्फिंग करते, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करा देते, सारे सेम थे, तो इसको हम एक डिब्बे में बना के लिख देते हैं। दैट डिब्बा इज नोन एज पनेट स्क्वायर। साइंटिस्ट RC पनेट थे जिन्होंने ये दिया था डिब्बा वाला तरीका लिखने का। कुछ इस तरीके से हम डिब्बा बना के लिखते हैं, इसमें एक मेल होता है एक फीमेल है, दोनों ऐसे ही है मेल फीमेल, तो इसके गैमेट बनेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, ऐसे इसके भी गैमेट बना दो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर क्रॉसिंग करानी है। इसके साथ हुई तो कैपिटल टी, इसके साथ हुई तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ क्रॉसिंग करो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ कराओ तो बेटा स्मॉल टी और स्मॉल टी बनता। तो ये चार तरह की, चार वैरायटी के प्लांट्स यहाँ पे मिले, टॉल मिले, डार्फ मिले। तो अब इसमें देखो दो तरह का रेशियो लिखते हैं बेटा। तो अगर फिनोटाइपिकली अगर हम देखें तो ये जो तीन हैं, ये तीन,
ये तो 3 बंदे हैं अपने, तीनों के तीनों टॉल है, जिनमें से एक होमोजाइगस टॉल है, बाकी हेट्रोजाइगस टॉल है। तीनों टॉल है और एक बच्चा डार्फ बच गया। तो हमने क्या लिखा भाई, फिनोटाइपिक रेशो। तो फिनोटाइपिक रेशो में अगर हम बात करें तो टॉल वर्सेस डार्फ का रेशो लिखा जाएगा। फिनोटाइप मतलब देखने में कैसा है। तो 3 टॉल हैं और 1 डार्फ है। दिस इज द रेशो ऑफ द फिनोटाइप मेरे बच्चे, ठीक है। फिर आपके मैं इस फिगर को भी समझाती हूँ, पहले इसका कंप्लीट कर लेते हैं। फिर F2 जनरेशन में देखो ये आ गया 3:1 का फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है मेरे बच्चे। फिर इन्होंने हमने लिखा है यहाँ पर किसका रेशो, जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो, तो जीनोटाइपिक रेशो में हम जीन्स एक्सप्रेशन देखते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन देखो, एक आ रहा है कैपिटल T, एक आ रहा है कैपिटल T स्मॉल t। जीन कितने तरह के हैं, तो 3 तरह के, 1, 2 और एक ये तीसरा, ये रहा, 3 तरह के हैं। तो इन तीनों को ही हम आगे मेंशन करेंगे। तो एक है कैपिटल T, एक है कैपिटल T स्मॉल t और एक है स्मॉल t। इनका रेशो लिखना है, कितना आएगा लिख दो। तो कैपिटल T वाले अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, तो वो कितने हैं, तो वो 1 है। कैपिटल T स्मॉल t 1 और 1 2 है। स्मॉल t 1 है। तो 1:2:1, ये इसका रेशो आ जाएगा। तो एक टॉल आया जो कि प्योर है, होमोजाइगस, 2 आए इम्प्योर टॉल और एक आ गया फिर डार्फ। फिर देखो इन्होंने F3 जनरेशन करी। F3 में भी सारे के सारे टॉल आए। इनकी सेल्फिंग कराओ, F3 में सारे टॉल आएंगे। इनकी कराओगे तो टॉल और डार्फ आएगा। इनकी कराओ तो सारे ही डार्फ आने वाले हैं। जीनोटाइपिक रेशो दिखा दिया इनका कि क्या आएगा यहाँ पर। तो ये F3 जनरेशन दिखाई कि भाई हमने अगर सारे टॉल कर लिए तो सारे ही तो टॉल आएंगे। कैपिटल T की करके देखो क्रॉसिंग, यहाँ से भी कैपिटल T बना, यहाँ भी कैपिटल T बना, तो कैपिटल T ही तो आ गए, टॉल ही तो आ गए सारे। फिर सिमिलरली अगर हमने इनकी इम्प्योर वाले से की तो कैपिटल T स्मॉल t की कैपिटल T स्मॉल t से की, तो इसका एक कैपिटल T स्मॉल t आ सकता है, कैपिटल T स्मॉल t आ सकता है। इसके इससे करेंगे तो कैपिटल T, इसके इससे की तो स्मॉल t, इसके इससे करें तो कैपिटल T स्मॉल t, इसके इससे करें तो कैपिटल T स्मॉल t। तो यहाँ पे 3 टॉल है, 1 2 3 टॉल है और एक डार्फ है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। और क्या कंडीशन थी, डार्फ वाली, दोनों डार्फ है तो यहाँ से भी स्मॉल t बनेगा, यहाँ से स्मॉल t बनेगा, दोनों की क्रॉसिंग करा दो, स्मॉल t वाला डार्फ बन जाएगा। तो ये कंडीशंस यहाँ पे बेटा हो सकती हैं, ठीक है। तो यही दिखाया है यहाँ पर। अब देखो आपकी बुक का डायग्राम दिखाया बेटा मैंने ये, ताकि कंफ्यूजन कहीं ना रहे। आपकी बुक में देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें फ्लावर लिया है। अच्छा वैसे तो हमें पता है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पर इसको फीमेल बनाया। कैसे बनाया, मेल पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ एंथर, जिसको हम कहते हैं इमैक्सुलेशन, याद रखना। और कब करते हैं, प्री मैच्योर एंथर को, मैच्योर एंथर को रिमूव करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। प्री मैच्योर को रिमूव करते हैं और इसे कहते हैं इमैक्सुलेशन। रिमूव कर दिया और इसको वर्क करा रहे हैं हम एज अ मेल पार्टनर, कि इसके पोलन ग्रेन्स उठा रहे हैं और कहाँ पहुंचा रहे हैं, इसके स्टिग्मा तक। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करवा रही है बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, दैट इज नोन एज मेरे बच्चा पॉलिनेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड है। ये पूरा जो मटर का ये है, ये फ्रूट है और इसमें जो ये गोले लग रहे हैं ये सीड है। यहाँ पर ये यहाँ पे लिया, तो अब इन बीजों को फिर हमने जमीन में बो दिया। तो देखो सारे के सारे प्लांट टॉल आए और सब में खास बात, सब में पर्पल फ्लावर आया। तो पर्पल फ्लावर का ले लो, हम पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर लेके हमने किया है, तो हमने पर्पल लिया था और वाइट लिया था। तो सारे के सारे कैसे आ गए, ऑल आर पर्पल कलर्ड फ्लावर, पर्पल कलर्ड फ्लावर। तो सारे के सारे पर्पल कलर के आ गए। दिस इज दी F1 जनरेशन। ये कैसी जनरेशन थी बेटा, F1, ये F1 जनरेशन थी, ठीक है। अब देखिए फिर ये टॉल और डार्फ का दिखा दिया कि भाई टॉल और डार्फ का करवाया तो F1 में सारे के सारे टॉल आए। सेल्फिंग कराए तो 3 टॉल आ रहे हैं और एक आ रहा है डार्फ, जैसे हमने यहाँ पे किया। बिल्कुल वही क्रॉसिंग यहाँ पे दिखाई गई है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान। अच्छा अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो हमने देखा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा दिया गया था, पर देखो बेटा जब हमने दोनों टॉल लिए तो यार यहाँ पर
यहाँ पर जब हमने दोनों टॉल लिए, जब हमने एक टॉल एक डार्क लिया तो सारे टॉल आ रहे हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस हुआ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर वहीं यहीं की अगर हम बात करें बेटा, इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पर सारे टॉल लिए, हमें नहीं पता था कि भाई हेटेरोजाइगस सारे टॉल लिए तो एक डार्क आया। इसका मतलब कि जब कभी भी क्रॉसिंग होती है तो उससे पहले क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, किसी पे निर्भर नहीं करते। यहीं पर बताया गया था दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि गैमेट्स इंडिविजुअली एक्सप्रेस हो सकते हैं। इसको देखो एक बार रीड कर लेते हैं, मैंने कहा था इसको प्रिजर्व करते हैं, यहाँ अब रीड करते हैं। Law या principle of segregation state that when a pair of a contrasting factor or a gene brought together in a hybrid, these factors do not blend or mix up but simply associate themselves and remain together and separate at the time of the gamete formation। बेटा देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है, दिखा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल स्मॉल टी जो है वो खत्म हो गया। भाई जब कभी दोबारा गैमेट फॉर्मेशन होगी, जब दोबारा कभी गैमेट बनेगा और ये अपने ही बंदे से मिलेगा जब दोबारा, तो ये अपने आप को स्मॉल टी करके डार्क को एक्सप्रेस करेगा। ये कहता है आपका लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये खत्म नहीं हुआ है, ये प्रिजर्व हो गया। जैसे ही इसका साथी मिल जाएगा ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, सो ये पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हुआ था। कैपिटल सारा पेरा पनेट स्क्वायर में हम लोग दिखाते हैं इसे। दिस इज द पनेट स्क्वायर गिवन बाय आरसी पनेट, साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट है बेटा। तो अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स, मेंडल एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको पता है कैलकुलेशन के लिए कंक्लूजन चाहिए। तो पहला कंक्लूजन क्या आया, देखो बेटा पहला कंक्लूजन क्या आया है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द मेंडल ईच जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ यूनिट फैक्टर। हर कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर, जिसको आज की दुनिया में जीन बोलते हैं। इट इज नोन एज कंक्लूजन ऑफ पेयर्ड फैक्टर या फिर यूनिट फैक्टर, और जो फैक्टर हैं ये पेयर में होते हैं। सेकेंड कंक्लूजन जो कि F1 जनरेशन पे बेस्ड था, व्हेन टू different units are present in single individual, only one unit is able to express themselves and this unit is known as dominant unit। कि भाई दो अलग अलग हैं पर उन दो अलग अलग कंडीशन में जो एक्सप्रेस कर रही है वही तो डोमिनेंट यूनिट है। अनदर यूनिट फेल्स टू एक्सप्रेस, जिसको हमने कहा रिसेसिव, जो कि यहाँ पर स्टेप स्मॉल टी क्या है, ये रिसेसिव है क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, और कैपिटल टी क्या है, ये डोमिनेंट है क्योंकि ये अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पा रही है। In the presence of dominant unit factor, recessive cannot express, and this conclusion is known as law of dominance. Then third conclusion, during gamete formation, अभी जब बेटा gamete formation होता है, जैसे जो वही law of segregation को इन्होंने explain किया है कि जब कभी भी gamete formation होगा, कभी भी gamete formation होगा तो द यूनिट फैक्टर ऑफ पेयर सेग्रीगेट रेंडमली, अपने आप सेग्रीगेट हो जाएंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे अलग अलग गैमेट पर। हर गैमेट रिसीव करेगा ओनली वन फैक्टर, मतलब जब कैपिटल टी स्मॉल टी जब सेग्रीगेट होंगे तो एक गैमेट में एक ट्रेड आएगा, एक कैपिटल टी, एक में आ जाएगा स्मॉल टी। दीज आर नोन एज गैमेट्स। सो गैमेट्स आर प्योर, गैमेट्स हमेशा प्योर है, गैमेट्स में कभी कोई मिलावट नहीं होती भाई, वो प्योर है पर्टिकुलर ट्रेड के। इसी को कंक्लूजन से हमने निकाला लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है बेटा, फिर अब आती है बैक क्रॉस की बारी। अब भाई मेंडल जी को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा टॉल कैसा है। भाई प्योर है पता है, F1 की बात आई, हमें पता था कि हमने जो पेरेंट लिया वो टॉल है, हमने जो पेरेंट लिया हम जानते थे कि उसमें जो टॉल है वो प्योर है। पर जो F1 के जो प्लांट हैं बेटा, जो F1 के प्लांट है वो भी टॉल आ रहे थे, पर वो कैसा टॉल है, प्योर है या इम्प्योर है, ये हम कैसे जाने। हमने तो भाई गैमेट्स पता है, हमें जीन्स के एक्सप्रेशन पता है, हम तो पनेट स्क्वायर से निकाल पाएंगे। पर मेंडल भाई जिन्होंने पहली बार डोमिनेंस वगैरह या इनहेरिटेंस को समझाया, उनके पास तो चीज थी नहीं, उन्होंने कैसे पता लगाया, तो उन्होंने पता लगाया बाय यूजिंग अ बैक क्रॉस एंड अ टेस्ट क्रॉस। पहले बैक क्रॉस, पहले टेस्ट क्रॉस देख लें,
First we have to understand the text cross, then we have to understand a back cross. चलो पहले बैक खत्म करते हैं, बैक छोटा सा ही है। चलो अब बैक क्रॉस इज अ क्रॉस। बैक क्रॉस देखो क्या होता है, इसमें हम क्या क्रॉस करते हैं, इन विच F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस विद एनी ऑफ द पेरेंट। F1 उठाओ, उसको किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा दो, चाहो तो डोमिनेंट से कराओ, चाहो तो रिसेसिव से करा दो। When F1 is crossed with a dominant partner, it out cross, सारे आउट क्रॉस देगा, मतलब पूरा रिजल्ट दे देगा। The generation obtained from this cross all possess dominant character, so no analysis is possible in F1 generation। तो सारे टॉल आ गए थे तो कुछ पता नहीं लगा, डोमिनेंट वाला ले लिया। बैक क्रॉस में आप किसी भी इससे कर सकते हो। आपने बैक क्रॉस किया देखो आपको बैक क्रॉस करने है बेटा, तो बैक क्रॉस के दौरान आप कोई भी पेरेंट की क्रॉसिंग अपने F1 वाले प्लांट से करा सकते हैं। F1 वाला क्या है, कैपिटल T स्मॉल टी है, आप चाहो तो उसकी क्रॉसिंग स्मॉल टी से करा लो या डोमिनेंट से, मान लो डोमिनेंट से हम करवाते हैं, चलो कैपिटल टी से क्रॉसिंग कराएं। स्टार्ट योर गैमेट्स फॉर्मेशन। दो गैमेट फॉर्मेशन, किसका कैपिटल T स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल T और कैपिटल T ये बनेंगे। फिर क्रॉसिंग इसके साथ कराओगे तो कैपिटल T इसके साथ कराओ, कैपिटल T इसके साथ कराओ, कैपिटल T स्मॉल टी इसके साथ कराओ, कैपिटल T स्मॉल टी। ऑल आर टॉल, मतलब कि ये जो प्लांट होगा ये भी ऐसा लंबा, ये जो प्लांट आ रहा है ये भी ऐसा लंबा ही आ रहा है, ये जो प्लांट आ रहा है मेरे बच्चे वो भी टॉल आ रहा है, और जो ये आ रहा है ये भी क्या आ रहा है, टॉल आ रहा है। तो इसे तो हमें पता नहीं लगा कि हमारा जो प्लांट है वो कैसा है। तो बैक क्रॉस से हमें ये अंदाजा नहीं लगता कि कैसा हो, पर जो टेस्ट क्रॉस है मेरे बच्चे, टेस्ट क्रॉस है, उससे हम पता लगा सकते हैं। कैसे? तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है उसकी क्रॉसिंग रिसेसिव पेरेंट से याद करवा दो। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट के साथ हम क्रॉस करवा देते हैं, जिसको आपको निकालना है। मान लीजिए F1 निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट दी F1 जनरेशन। तो कैपिटल T स्मॉल टी वाले प्लांट को क्रॉस विद अ पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या कर दो, उसको क्रॉस कर दो, करो क्रॉस। तो इसके गैमेट बनाओ कैपिटल T स्मॉल टी, इसके बनाओ स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्रॉसिंग करो। तो कैपिटल T स्मॉल टी इसके साथ की तो कैपिटल T स्मॉल टी, इसके साथ की तो स्मॉल टी, इसके साथ की तो बेटा स्मॉल टी। अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशो आपसे पूछें जी कि बच्चा इसका फिनोटाइपिक रेशो क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई फिनोटाइपिक में या तो टॉल या डाफ दिखेगा आपको। दोनों टॉल है, वो दोनों डाफ हैं, आप लिखेंगे टॉल रेशो डाफ। टॉल 2 हैं और डाफ भी 2 हैं, मतलब 1-1 कह सकते हैं। 50% जब निकलता है, जब कभी भी आपका फिनोटाइपिक रेशो मेरे बच्चों 50-50 1-on-1 निकलता है, तो जो आपने जो क्रॉस किया है वो एक हेट्रोजाइगस कंडीशन से किया है। अगर कभी भी आपका रिजल्ट 50-50 1:1 आता है, दैट मीन्स यू हैव टू क्रॉस with a plant which is in the hemizygous or in the heterozygous condition। तो अगर कभी भी phenotype 1:1 आया, इसका मतलब प्लांट कौन सा है बेटा, वो है आपका हेटेरोजाइगस। और अगर होमोजाइगस होता तो कभी भी ये रेशो नहीं आता। अगर आपका प्लांट होमोजाइगस होता मेरे बच्चे तो कभी भी ये नहीं आता। ठीक है, देखो एक बार करके देख लेते हैं चाहे होमोजाइगस से। तो टेस्ट क्रॉस में F1 प्रोजनी क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट, इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टोटल जनरेशन जो मिलती है 50% हैविंग अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड 50% हैविंग अ रिसेसिव कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड में। और टेस्ट क्रॉस से हम फाइंड कर सकते हैं जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट इंडिविजुअल, कि डोमिनेंट का जीनोटाइप कैसा है। अगर वो होमोजाइगस होता तो कैपिटल T होता, स्मॉल टी होता, तो क्रॉस करते तो सारे के सारे कैपिटल T स्मॉल टी बनते। फिर F2 निकालते तो 3:1 आता। ये F1 आ रहा है, F2 कितना आता था बेटा 3:1। 50-50 तो नहीं आया ना,
अगर 50-50 है तो वो हेट्रोजाइगस है, उसके अलावा है तो वो होमोजाइगस है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस से पता लगाया जा सकता है, बैक क्रॉस से पता नहीं। बैक क्रॉस में हम डोमिनेंट पेरेंट से करवा रहे, नहीं पता, बट टेस्ट क्रॉस से पता लगा सकते। तो देखो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इन्होंने भी ऐसी की, F1 प्रोजनी की क्रॉसिंग करवा दी रिसेसिव पेरेंट से, तो 1:1 आ गया। यही चीज़ देखिए आपके डायग्राम, एनसीईआरटी डायग्राम उठाया भाई, उसी में समझाई गई है कि भाई हमने लिया वाइट, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस, अच्छा देखो बेटा देखो इन्होंने, ठीक है देखो तो हमने होमोजाइगस रिसेसिव, बेटा ये पेरेंट है, ये पेरेंट लिया और क्रॉस कराया है हमने इसका किससे, कैपिटल W और स्मॉल w वाले से। देखो चलो यहाँ पे दिखाया दिया है, मैं इसलिए यहाँ से रब कर रही हूँ, ये रहा, दो केसेस लिए हैं, दिस इज द केस 1 एंड दिस इज द केस 2। केस 1 का जो जीनोटाइप था देखो वो था WW, तो देखो सारे के सारे क्या आए थे, ऑल आर इन दी वायलेट, सारे वायलेट आ गए थे। पर अगर हेट्रोजाइगस वाला था तो 50-50 आ रहे थे, 50% आर वायलेट एंड 50% आर दी वाइट इन कलर। तो यहाँ पे आ रहा है 1:1, इसलिए ये हेट्रोजाइगस है और एक ऐसा है होमोजाइगस। जो हमने समझा बिल्कुल वही चीज यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपकी एनसीईआरटी आपको समझाई। बेटा एनसीईआरटी करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एनसीईआरटी के डायग्राम्स यहाँ पे करवा रही हूँ आपको। चलिए फिर डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस, इसकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमने डायहाइब्रिड नहीं पढ़ा। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी डायहाइब्रिड, देन वी हैव टू स्टडी दिस रेसिप्रोकल मेथड इन डायहाइब्रिड क्रॉस। चलिए सो अब करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, और इसी डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अ क्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। किसी ट्रेट के दो पेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो वो होता है आपका डायहाइब्रिड। जैसे कि आप मान लीजिए आप कभी क्रॉस ले रहे हो तो उसमें सीड कलर भी ले रहे हो और साथ साथ सीड शेप भी ले रहे हो, तो दो कैरेक्टर नहीं हो गए, सीड की शेप भी ले रहे हो। तो दो कैरेक्टर की क्रॉसिंग अगर एक समय पे आप कराते हैं तो दिस क्रॉस इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। Mendel selected trait for dihybrid for the experiments are seed from the round and wrinkle and the color of the cotyledon. cotyledon का कलर कैसा है, वो येलो एंड ग्रीन। कैपिटल्स लिखे हुए तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा डोमिनेंट है। When F1 plant was self-pollinated to produce a 4 kind of a plants. चलो तो इसके लिए काम करते हैं, ब्लैंक स्लाइड यूज करते हैं एंड फिर इसे हम करते हैं। सो वी हैव टू टेक एन ब्लैंक स्लाइड। सो बेटा पेरेंट देखो, पेरेंट है लिया हमने राउंड येलो, पेरेंट हमने लिया राउंड येलो, दीज आर प्योर, कैन क्रॉस विद द रिंकल ग्रीन, क्रॉस विद द रिंकल ग्रीन। तो राउंड का जीनोटाइप क्या बनेगा बेटा, कैपिटल आर, येलो का बनेगा कैपिटल वाई। सिमिलरली रिंकल का क्या बनेगा, स्मॉल आर, ग्रीन का क्या बनेगा, स्मॉल वाई। क्रॉसिंग करनी है। गैमेट फॉर्मेशन दिखाएंगे, गैमेट 4 वैरायटी है पर चारों सेम बनेगी, आर वाले में से कैपिटल आर, वाई वाले में से कैपिटल वाई। सिमिलरली यहाँ पर आर वाले में से स्मॉल आर और वाई वाले में से स्मॉल वाई। क्रॉसिंग की, इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे जब हम तो अपने पास F1 जनरेशन आएगी, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर लिखिए, कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई लिखिए। तो ये आ गई बेटा आपकी F1 जनरेशन। और अगर आप इस F1 जनरेशन में ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल आर प्रेजेंट है इसीलिए राउंड, कैपिटल वाई प्रेजेंट है इसीलिए येलो, रिंकल और ग्रीन तो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएंगे, तो ऑल आर राउंड एंड येलो। फिर इनकी सेल्फिंग करनी है, सो F1 की सेल्फिंग करो, F1 इज सेल्फिंग विद दी F1 पार्टनर। F1 कैसे दो, तो इनको हमने पनेट स्क्वायर में किया बेटा, इसको हम करते हैं बड़े से डिब्बे पनेट स्क्वायर के अंदर, पनेट स्क्वायर के अंदर हम इसमें करते हैं इसको क्रॉस।
सो पनेट स्क्वायर बनाते हैं और इस पनेट स्क्वायर के अंदर हम करते हैं क्रॉसिंग। हियर इज अ मेल एंड हियर इज द फीमेल पार्टनर। ये है इनके गैमेट्स बनाओ वाले। तो इसके गैमेट कैपिटल आर्स, ये दोनों प्लांट ऐसे एक के गैमेट बना लो, दूसरे के भी बेटा वैसे ही बनेंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला आर इस वाले वाई के साथ जाएगा तो एक गैमेट बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि जो कैपिटल आर है ये स्मॉल वाई के पास पहुंच जाए, तो दूसरी पॉसिबिलिटी कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरे फिर ये वाला भी तो जा सकता था, वो कहता मैं क्यों नहीं जाऊँ, जाएगा भाई। और दूसरा ये स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। तो ये 4 तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, इनको यहाँ और वहाँ लिख दो। मेल के भी ऐसे होंगे, फीमेल के भी ऐसे होंगे, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप सेम है। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये पूरा फिल करना है। फिर वही करना है जो आपने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। क्या किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? क्रॉसिंग। इसकी क्रॉस इसके साथ एंड फिल कर देना है। कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई, पूरा इस तरीके से बेटा आपको क्या कर देना है, इसको क्रॉस कर देना है। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ पूरा। गलती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, ठीक है। फिल कर दिया। अब देखते हैं भाई कौन सा क्या क्या है। चलो सबसे पहला कैपिटल आर तो राउंड, और कहीं भी कैपिटल आर कैपिटल वाई तो भाई वही वाला ट्रेड है। तो राउंड येलो, तो राउंड येलो के लिए मैम लगा रही है स्टार। अरे यार इतना बड़ा नहीं, दिस इज द राउंड येलो। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी राउंड येलो। अरे मतलब अपने आप फिर भी ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई है राउंड येलो। पर यहाँ पे कैपिटल आर तो है पर कैपिटल वाई नहीं है, राउंड येलो नहीं है, छोड़ो। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है लगा दिया, यहाँ दिख रहा है यहाँ भी लगा दिया। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई दिखना चाहिए, यही दिख रहे हैं मुझे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई राउंड येलो। फिर अगर हम आगे देखें, राउंड येलो नहीं दिख रहा तो हमें क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, तो ये राउंड है और स्मॉल वाई है तो मतलब ग्रीन है, तो राउंड ग्रीन, ये राउंड और ग्रीन, ठीक है। ये तो राउंड ही नहीं है, ये भी राउंड नहीं, ये है राउंड और ग्रीन। फिर नेक्स्ट देखने को मिल रहा था, जिसमें चलिए मैं हार्ट लगा देती हूँ। तो इसमें आपको दिख रहे हैं कि भाई स्मॉल आर है, स्मॉल आर रिप्रेजेंट व्हाट, दे रिप्रेजेंट रिंकल सीड एंड कैपिटल वाई इज दी राउंड। तो ये हो गया रिंकल येलो, रिंकल येलो आ गया। फिर देखेंगे तो आगे फिर रिंकल येलो, ये भी क्या होगा, रिंकल एंड येलो। और आखिरी को देखा जाए अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि स्मॉल आर है मतलब रिंकल है, और स्मॉल वाई तो रिंकल ग्रीन है। तो 4 तरह के कॉम्बिनेशन आपके देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन है चलिए मेंशन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन। ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे बच्चों को देखने को मिले हैं। अब हमें बताना कितने कितने हैं, तो गिन लो भाई। स्टार 9 है, सूरज कितने हैं 3 हैं, दिल कितने हैं 3 हैं, और चांद है 1, तो 9 3 3 1 आपका ये रेशो आएगा। अब देखो बेटा ये वाला जो है पेरेंटिंग है, भाई पेरेंट लिया था ना राउंड येलो, ये भी क्या है पेरेंटिंग है। दीज 2 आर दी पेरेंटिंग ट्रेड, ये पेरेंटिंग ट्रेड है, पेरेंट्स में प्रेजेंट थे। और जो ये 2 नई वेराइटी बनी है भाई, रिंकल ग्रीन और रिंकल येलो एंड राउंड ग्रीन, ये तो नहीं थे, ये तो हमारे पेरेंट नहीं थे भाई। तो ये दोनों जो कैटेगरी है बेटा ये कहलाएंगे रिकॉम्बिनेंट। ये कहलाते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मतलब जो अपने आप अलग से क्रॉसिंग ओवर होके बन जाए, नई वेराइटी उत्पन्न जो हो गई
उनको हम कह रहे हैं रिकॉम्बिनेंट, और जो पेरेंट वाला है वो पेरेंटिंग। तो इस तरीके से हमने की है डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। अच्छा, इसका सिंपल निकालने का तरीका भी है, मोनोहाइब्रिड को क्रॉस कर दो। मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। कैसे? तो मोनोहाइब्रिड का देखें एक बार कि मोनोहाइब्रिड की क्रॉसिंग से कैसे निकाल सकते हैं। देखो, मोनोहाइब्रिड की क्रॉसिंग से भी आप इसको निकाल सकते हो। मोनोहाइब्रिड लो। अच्छा भाई, जीनोटाइप हमने नहीं निकाला ना, तो जीनोटाइप को भी देखो बता देते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में हम लोग एक लेते थे ना, तो काम करते हैं पहले राउंड येलो वाला ले लेते हैं, राउंड और रिंकल लेते हैं। राउंड रिंकल में आपको पता है, अगर फिनोटाइप की हम बात करते हैं, अब तो हम इतना लिख ही सकते हैं कि फिनोटाइप की बात करते हैं तो एक राउंड येलो, राउंड और रिंकल का अगर हम फिनोटाइप लिखें तो वो 3:1 लिखा जाएगा। ये आएगा, 2 प्लांट ले लो ऐसे, एक राउंड येलो वाला और दूसरा ले लो तो उसका सीड का भाई शेप कैसी है, वो शेप हो गया। कलर ले लेते येलो और ग्रीन वाला। तो येलो डोमिनेंट, तो येलो के 3 आते हैं, इसके क्या आते हैं 1 आते हैं। इनका कॉम्बिनेंट लिख लो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर, ये लिख लेते। चलो फिर इसके साथ क्रॉस करा दो। पहले इस 3 की क्रॉस इसके साथ भी कराओ और इसके साथ भी कराओ। देखो, राउंड की येलो से कराई तो पहला बन गया राउंड येलो, 3 3 9। राउंड की ग्रीन से कराई तो 3 1 3। फिर रिंकल वाले की, इस रिंकल वाले की इसके साथ कराओ, फिर इसकी इसके साथ भी कराओ। रिंकल वाले की येलो से कराई, रिंकल येलो 3 1 3, फिर रिंकल ग्रीन 1 1 1, तो आ गया 9 3 3 1 रेशियो। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द जीनोटाइप आल्सो बच्चों, यू हैव टू फाइंड द जीनोटाइप आल्सो। तो जीनोटाइप अगर हम लिखें इसका, तो इसका होता है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता। ये आप निकाल सकते हो, खुद कर सकते हो। दूसरे वाले का येलो का होता कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगेन 1 2 एंड 1, फिर कर दो क्रॉस। पहले इस वाले की इन तीनों से, इसकी इसके साथ की तो बना था कैपिटल आर आई हैव टू मेंशन विद द अलग कलर, कैपिटल आर कैपिटल वाई 1 1 1, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1 2 2। कैपिटल आर कैसे करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 1 बेटा, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ 1 1 1। इसका हुआ। अब इस वाले का इन तीनों से करो, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई का करो, 2 1 2, ठीक है। फिर इसके साथ करिए 2 2 4, फिर इसके साथ करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 1 2। लास्ट वाले का अब उसके साथ करो। सो ये है स्मॉल आर कैपिटल वाई 1 1 1, ठीक है। फिर इसके साथ करो स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 1 2, फिर स्मॉल वाई 1 1 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो 1 2 1 2 4 2 2 1 1 2 1, ये रेशियो आ जाता है आपका जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो आप सिंपली इनकी क्रॉसिंग करके भी निकाल सकते हो। मोनोहाइब्रिड की क्रॉस कर दो, आपको डायहाइब्रिड मिल जाता है। या वो पूरा तरीका मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे करते हैं। ओके, इसमें जीनोटाइप निकालना काफी मुश्किल होता, इसीलिए मैंने आपको उसी तरीके में समझा दिया है। चलिए, सो ये हो गया हमारा, ये सारा हमने कर लिया। कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में F2 जनरेशन में 2 नए फिनोटाइप आ गए थे। सो इनहेरिटेड ऑफ सीड कोट कलर इज इंडिपेंडेंट। भाई कलर इंडिपेंडेंट है, कलर येलो राउंड में भी आ सकता है, कलर येलो रिंकल में भी आ सकता है, कलर ग्रीन राउंड में भी आ सकता है, कलर ग्रीन रिंकल में भी आ सकता है, इंडिपेंडेंट है।
फ्रॉम द शेप ऑफ द सीड। तो इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जब आप कभी भी एक समय पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर की क्रॉसिंग करवाते हैं तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली बिहेव करवाते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग होगी, गैमेट फॉर्मेशन होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा, और उस दौरान गैमेट्स प्योरली प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द मेंडल कंक्लूजन द डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ प्लांट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस के समय वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करते तो हमें रिकॉम्बिनेंट ट्रेट्स कभी देखने को नहीं मिलते, पर मिले थे रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, टू फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ फैक्टर इनसाइड द गैमेट वी यूज फॉर्क लिंक मेथड। एक मेथड आता है बेटा फॉर्क लिंक मेथड। इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो इस मेथड के थ्रू हम लोग ये निकाल सकते हैं कि भाई कॉम्पोजिशन जो है फैक्टर का गैमेट्स के अंदर वो कैसा है। देखो उन्होंने क्या किया, कैपिटल ए स्मॉल ए लिया, कैपिटल बी स्मॉल बी लिया, 4 तरह के गैमेट्स बन सकते हैं। बना के दिखा दिया इन्होंने 4 तरह के गैमेट्स, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ, कैपिटल ए का स्मॉल बी के साथ, स्मॉल ए का कैपिटल बी के साथ और स्मॉल ए का स्मॉल बी का 25-25-25-25% बन सकते हैं। फॉर्मूला है देखो बेटा सिंपल ये रहा, फॉर्मूला है आपका ये गिवन है आपको एक ये क्या है देखो फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ गैमेट्स या फिनोटाइपिक कैटेगरी को 2/n कर दो। क्या कर दो 2/n। n मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर पर हेट्रोजाइगस पेयर। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कितने जीनोटाइप्स हैं 3n। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम 3/2 करते क्योंकि 2 तरह के गैप हमने वो लिए हैं, तो आएंगे कितने 9 जीनोटाइप। नंबर ऑफ जाइगोट सेल्फिंग में कितने आएंगे 4n, क्योंकि 4 तरह के थे अब की बार पार्टनर्स। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं 2 की पावर n से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फास्ट लाइटिंग मेथड है और ये आपका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है। ऑर्डर के हिसाब से राउंड येलो राउंड लिया है और क्रॉस किया है। दिस इज द टेस्ट क्रॉस जो चेक कर रहा है कि आपका F1 का जनरेशन कैसी थी। तो ये आपको दिखाया है यहाँ पर, और आप अगर देखेंगे इसमें ध्यान से तो आपको यहाँ पर 50-50 मिलेगा। अच्छा 9331 वाला इन्होंने पूरा कंप्लीट दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे राउंड येलो सही येलो राउंड है और ये है बेटा रिंकल ग्रीन। जो मैंने करवाया पूरा वही क्रॉस इन्होंने करके दिया है यहाँ पर। सो वी हैव टू डन दिस। अब हम इसका टेस्ट क्रॉस करके देखते हैं। और जीनोटाइप भी आ गया 1 2 1 4 1, ये रहा पूरा जीनोटाइप भी हम निकाल चुके हैं। हमने 1 2 1 2 4 2 1 2 1 ये पूरा जीनोटाइप हमने निकाला था। ये सब हम कर चुके हैं। अब देखो इसका टेस्ट क्रॉस था, टेस्ट क्रॉस ये रहा। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कैसे करें, क्योंकि बैक क्रॉस तो बेकार है, काम में नहीं आता, बताते ही नहीं कि भाई कौन है कौन नहीं। तो जब नहीं बताएगा तो क्यों करना है, क्यों फालतू के टाइम पास करें, सही बात है ना भाई। अब जो बताना ही नहीं है, पता ही नहीं लगना, तो क्या करेंगे उसे करके, क्या करें फिर आगे करते टेस्ट क्रॉस करें। सभी पानी पी लो। चलो करते हैं स्टार्ट किसको, टेस्ट क्रॉस को। सो कैसा टेस्ट क्रॉस है भाई, ये है अपना डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब क्या कह रहा है डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, द प्रोजनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस आर ऑफ द 4 टाइप्स, ईच वन इज 25%। 4 टाइप की प्रोजनी बन रही थी भाई, राउंड येलो थी, राउंड ग्रीन भी थी, रिंकल येलो भी थी, तो रिंकल ग्रीन भी थी। F1 डाइहाइब्रिड है, F1 में ये आया, हमें नहीं पता भी कैसा है, ये होमो है या हेट्रो है। तो हमने क्या किया, इसकी क्रॉसिंग करा दी रिसेसिव पार्टनर के साथ। इसकी क्रॉसिंग किसके साथ करा दी मेरे बच्चा, रिसेसिव पार्टनर के साथ। करके देखें एक बारी, चलो देखो यही करते हैं। तो हमारे पास है ओके, सो हमारे पास है पार्टनर हमारा कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r है। क्या ये है टॉल राउंड। क्या है मेरे बच्चों, ये टॉल राउंड। और ये स्मॉल t मतलब डार्क, स्मॉल r मतलब रिंकल। डार्क रिंकल ये हमारा पेरेंट है। रिसेसिव पेरेंट से करवाते हैं ना क्रॉसिंग हम लोग, तो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉसिंग करवा देंगे। फर्स्ट यू हैव टू फॉर्म द गैमेट्स। इसके 4 प्रकार के गैमेट्स बनाओ यार, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r। इसका तो हमेशा यही बनेगा, सबकी क्रॉसिंग करवा दो। इसकी इससे कराओ तो बन गया कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। इसकी इसके साथ कराओ कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल r।
इसके साथ करो स्मॉल टी स्मॉल आर, इसके साथ करो तो स्मॉल टी स्मॉल आर। ये 4 प्रकार की फॉर्मेशंस हो गए। ये 4 प्रकार की क्या मिल गई हमको, फॉर्मेशंस मिल गई। अब इन्हीं 4 प्रकार के फॉर्मेशंस को देखते हैं कि क्या क्या मिली है। पहला वाला क्या है, पहला वाला है कैपिटल टी, और कैपिटल का मतलब टॉल और राउंड। दिस इज टॉल प्लस राउंड। ये क्या है, टॉल और स्मॉल आ रहे तो रिंकल, तो टॉल प्लस में रिंकल है ये स्मॉल टी मतलब डार्क, और कैपिटल है इसका मतलब राउंड है, और ये डार्क और रिंकल। ध्यान से देखो तो भाई, अब अगर इनका रेशो लिखे तो सबका ही रेशो 1:1:1:1:1 आएगा, मतलब भाई 50-50 1 चांसेस। और आपने पढ़ा था कि जब भी कभी ये रेशो आए तो कैसा होता है कंक्लूजन, कि फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो अगर सेम आ जाए, सेम ही आएगा बेटा, फिनोटाइपिक भी और जीनोटाइपिक भी, अगर ये सेम आ जाए इसका मतलब वो कैसा था, वो था आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन का। कैसी कंडीशन का, हेटेरोजाइगस कंडीशन का। तो ये कंक्लूजन पे हम यहां से पहुंचते हैं। ठीक है बेटा, एक काम करती हूँ, मैं इसको ऑर्डर में लगा देती हूँ ताकि मेरे बच्चों को दिक्कत ना पड़े आगे। ठीक है, सो ये अब आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब आता है आगे एक्सेप्शंस ऑफ डोमिनेंस। अब भाई देखो मेंडल ने 3 लॉ बताए, अब वो जो तीनों लॉ है क्या वो हर कंडीशन पे सेम है, हम कहेंगे नहीं, उनकी कुछ एक्सेप्शंस है। पहला है एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस लॉ का, अरे एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस लॉ, डोमिनेंस लॉ का एक्सेप्शन 2 है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि डोमिनेंट तो होगा पर पूरा नहीं होगा, और को डोमिनेंस मतलब जब सभी डोमिनेंट हो जाए। 2 कैरेक्टर्स हैं, दोनों ही अगर दोनों ही एक्सप्रेस हो जाए तो मतलब को डोमिनेंस, और कोई प्योरली कोई डोमिनेंट ना हो तो इनकम्प्लीट। तो नो ट्रेड इज कंप्लीटली डोमिनेंट, इज कंप्लीटली डोमिनेंट, कि कोई भी ट्रेड कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। और को डोमिनेंस का मतलब क्या है, बोथ द ट्रेड्स आर डोमिनेंट, बोथ द ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड एज डोमिनेंस। चलो एक्सप्रेस लिख दिया मैंने, डोमिनेंट की बात आगे करते हैं। चलिए इसका देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। सबसे पहले है अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट मतलब पूरा नहीं होगा। तो देखो इन्होंने लिया क्या है, यहाँ पर कुछ अलग ही कांड हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ, चलो अब मैं इस क्रॉसिंग में यही समझा देती हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। आई होप मुझे अब बच्चों को आ चुका है। पेरेंट वाले को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, रेड है और वाइट है, और ये आया था आपकी F1 जनरेशन। ठीक है, चलिए सो पेरेंट हमने लिया रेड और व्हाइट। रेड इज डोमिनेंट क्योंकि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट है, एंड व्हाइट इज द रिसेसिव स्मॉल आर से। दोनों के गैमेट्स बनाए बेटा, देखो मेरे गैमेट्स फॉर्मेशन हो रही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से। F1 जनरेशन आई और वो तो पिंक आ गई, दोनों ही पेरेंट्स से रिसेम्बलेंस नहीं रख रही, मतलब रेड पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपने आप को, व्हाइट तो करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हुआ है, हल्का फुल्का कलर आया है जिसे पिंकिश कलर बन गया बेटा। तो इसी चीज को हमने कहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट कैरेक्टर मस्ट प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन, होना ही होना है। बट इन सम ऑर्गेनिज्म F1 इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। भाई बताओ, पिंक ना तो इससे रिजेम्बलेंस रख रहा है ना इससे, दोनों में से किसी से रिजेम्बलेंस नहीं रख रहा, फिर मेंडल के लॉ के हिसाब से नहीं है। तो बोथ फैक्टर्स सच एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव आर प्रेजेंट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों ही प्रेजेंट है बट एक्सप्रेस नहीं हो रहे, बट डोमिनेंट आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर कंप्लीटली, रिजल्टिंग इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द जनरेशन फ्रॉम द बोथ द पेरेंट्स। सो इसी इनकम्प्लीट इसी को कहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस बेटा। और सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था कॉरेंस इन मिजबली जैपिला। दिस प्लांट इज नोन एज 4 o'clock प्लांट, भाई 4 बजे, या गुले बहार प्लांट भी हम इसे कहते हैं, जिसे पिंक कलर के फ्लावर्स ऐसे आ जाते हैं। फिर देखो इनकी क्रॉसिंग करवाई, F1 की क्रॉसिंग कराई है, सेल्फिंग सॉरी, तो इसका बनाया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल वाला देखो रेड बन रहा है। फिर इसकी क्रॉसिंग हमने जब इसके साथ कराई तो कैपिटल आर स्मॉल आर बन रहा, तो क्या बन रहा है बेटा, पिंक बन रहा है। देखो ये रहा पिंक बन रहा है।
इसकी इसके साथ कराई तो पिंक बन रहा है, फिर इसकी और इसकी करवाई तो क्या बन रहा है यहाँ पर, वाइट बन रहा है। तो ये बना। फिर अगर आप देखोगे तो जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम है, रेड पिंक व्हाइट 1 to 1, जीनोटाइप आर 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 आर, और ये भी दोनों सेम बन रहा है। तो ये तो एक तरीके से टेस्ट क्रॉस वाली कंडीशन बन गई। तो यहाँ पर कोई ट्रेड अपने आप को कंप्लीटली नहीं दिखा पाया, इसीलिए हम इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल, 3 different types of plants are found in mirabils on the basis of the flower color। 3 तरह के मिले बेटा आपको, रेड भी मिला आपको, व्हाइट भी मिला आपको, पिंक भी मिला। When the plants are red is crossed with the white flower, pink flower is obtained in the F1 generation which represent the incomplete dominance। The reason of this is that gene of the red color is incompletely dominant over the gene of the white color। मतलब कि जो रेड है ना, रेड के लिए दोनों कैपिटल आर का होना पॉसिबल है। अगर ये है तभी रेड बनेगा, अगर एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है तो बेटा पिंक बन रहा है। कि जो कैपिटल आर है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, वो एक होगा तो डोमिनेंट नहीं है, उसके लिए रेड चाहिए तो दोनों ही आर होने चाहिए। सो व्हेन F1 इज पिंक फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो रेशो आया 1 to 1 का इंस्टेड ऑफ 3:1। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसा रेशो आता है इनकम्प्लीट में। एग्जाम्पल याद रखना है, देखो ये रहा पूरी क्रॉसिंग दिखा दी, कैपिटल आर के स्मॉल आर के साथ पिंक कलर का, ये रहे सेल्फिंग फिर। अच्छा, इस फ्लावर का जो नाम है इसे स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, याद रखना, स्नैप ड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर। एंड द साइंटिफिक नेम इज एंथ्रीडियम मैजेसिस, एंथ्रीनियम मैजेस प्लांट, याद रखना है। स्नैप ड्रैगन के अंदर देखा गया था, किसने देखा था, नेम ऑफ द साइंटिस्ट भी लर्न होना चाहिए, होगा ना, होगा। ठीक है, अरे यार कहाँ भाग रहे हो भाई, रुक जाओ, हम भी हैं, रुक जाओ। चलो, तो अब है दूसरा कोडोमिनेंस, मतलब अब दोनों ही डोमिनेंट कर रहे हैं भाई, और यहीं पर हम मल्टीपल अलील्स भी समझेंगे। अरे यहां पर हम मल्टीपल अलीजम भी समझेंगे। मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं बेटा, देखो एक जीन की एक जीन्स पे आमतौर पे 2 अलील्स होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते थे कि कैरेक्टर तो हमारे पास हाइट ऑफ द प्लांट के 2 ही अलील थी, या तो टॉल अलील थी या डार्क अलील थी। पर जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है बेटा, अगर आप देखो ध्यान से, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में अलील जो है वो ज़्यादा है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में एक तो ए अलील है, एक बी है और एक आई है, जिसको हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो जब एक से ज़्यादा अलील प्रेजेंट हो जाती हैं, दो से ज़्यादा अलील प्रेजेंट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल अलीलिज्म। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बोथ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन F1 प्रोजेनी, देयर इज नो ब्लैंडिंग ऑफ कैरेक्टर वेयर एज बोथ द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली। दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो देखो इन्होंने देखो कंडीशन दिखाई, मान लीजिए एक पर्सन का ब्लड ग्रुप है, मेल है जिसका ब्लड ग्रुप है मान लो ए, फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है मेरे बच्चों बी। तो ए वाले का आई ए कॉम्बिनेशन है, इसका है आई बी कॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग कराई बन गया आई बी, मतलब ए बी दोनों एक्सप्रेस हो गया, ए भी हो गया और बी भी हो गया। अच्छा बेटा ये ए और बी क्या होता है, क्योंकि बेटा ये एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए इफ दिस वन इज ए की आरबीसी दिखाई, ये मैंने बी की दिखाई। ए की आरबीसी पे कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट है, मान लीजिए ये दिस इज द एंटीजेंस ऑफ ए और दिस वन दी एंटीजेंस ऑफ बी। तो जब इस वाले का देखा गया, जब इस वाले F1 जनरेशन का देखा गया बेटा, तो इसमें 1 वाले के भी थे और B वाले के भी थे, दोनों के एंटीजेंस पाए जा रहे थे। जब दोनों के एंटीजेंस पाए जाए, चलो 4 ही कराते तो आप कंफ्यूज हो गए। जब दोनों के एंटीजेंस पाए जाने लगे, इसका मतलब यहाँ पर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं F1 जनरेशन में, यही कहलाता है कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट में दोनों में से डोमिनेंट वाला कंप्लीटली कर ही नहीं पा रहा है, कोडोमिनेंस में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। कोडोमिनेंस इज सीन एनिमल फॉर द कोट कलर में भी देखने को मिलता है। जब ब्लैक पेरेंट भी क्रॉस कराते हैं व्हाइट पेरेंट से तो रोन कलर देखने को मिलता है F1 प्रोजनी में।
व्हेन वी ऑब्टेन F2 जनरेशन तो रेशो ब्लैक व्हाइट जिसको हम रोन कह रहे हैं और व्हाइट का 1:1 आता है। देखो ये आपकी अलील सिस्टम आपकी एनसीईआरटी का उठाया है। देखो पेरेंट ए की अलील है IA, इसकी भी क्या है IA, दोनों की IA क्रॉस किया IA और ब्लड ग्रुप AI, मतलब कि कंप्लीटली डोमिनेंट। ये क्या है, ये कंप्लीटली डोमिनेंट को मैं सिंपल डोमिनेंट लिख रही हूँ। चलो यार थोड़ा पतला कर लें पेन की स्ट्रिप्स को, काफ़ी मोटी हो रही है। ये क्या है, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट, ठीक है। फिर IA IB दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये को डोमिनेंस कर रहा है। देन IA और ये स्मॉल I, ये रिसेसिव वाला O वाला होता है बेटा। O के ऊपर ना कोई एंटीजन, अगर देखो मैं सिंपली बात बताऊं तो A का एंटीजन होता है, B का एंटीजन होता है, जो I वाला होता है ना इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते तो उसको हम स्मॉल I से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिसेसिव। तो यहाँ पर भी ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, A हुआ, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, कंप्लीटली डोमिनेट है ये, ठीक है। IB IA दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये को डोमिनेंस वाला केस है। ये भी पूरा एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, स्मॉल I मतलब ना तो A है ना B है, कोई नहीं है, तो ये भी तो कंप्लीटली डोमिनेंट मतलब रिसेसिव वाला केस है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये को डोमिनेंस शो करता है। देखो यहाँ पर ये क्रॉसिंग करके दिखाई है इन्होंने, यहाँ पे कोट कलर की ब्लैक लिया जिसको R1 R2 कहा, व्हाइट को R2 R2 कहा, क्रॉसिंग करें तो R1 एंड R2 आया, मतलब रोन कलर जिसको हम ब्लैक व्हाइट कह सकते हैं, ब्लैक व्हाइट। फिर सबमिटिंग क्रॉसिंग मतलब वही सेल्फ क्रॉसिंग कराई, तो यहाँ पर R1 R1 आया मतलब ब्लैक, R1 R2 आया रोन, R1 R2 आया रोन और R2 R2 आया व्हाइट। रेशियो लिखोगे तो 1:1, ब्लैक रेशियो लिखेंगे अगर हम ब्लैक, रोन और व्हाइट का तो आएगा 1:2:1 मेरे बच्चों, 1:2:1। देखो ये रेशियो दिखा दिया। इट इज ऑब्वियस बाय द अबव एनालिसिस द रेशियो ऑफ द phenotype as well as the genotype is same. Incomplete dominance characters are ब्लेंड कर रहे थे, वाइल को डोमिनेंस में दोनों एग्जिबिट कर रहे हैं, दोनों का साइड इफेक्ट दिख रहा है। एक और एग्जांपल वही AB ब्लड ग्रुप का जो मैंने आपको समझाया है, और एक कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया का भी देखो ये होता है, ये हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन S। बेटा सिकल सेल एनीमिया है, इसको आगे बढ़ेगी क्रोमोसोमल थ्योरी में। तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये चीज यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ मैं कि देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द सेग्रीगेशन इज एसेंशियल ड्यूरिंग द मियोटिक, जब भी मियोटिक डिवीजन होगी वही होना है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज में हमेशा सेग्रीगेशन होता है और गैमेट्स हमेशा प्योरली एक्सप्रेस करते हैं। फिर देखो एक्सेप्शन ऑफ कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज्ड है, अलग है बिल्कुल। इसमें लिंकेज इसका एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है, लिंकेज इसका एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है, इसको हम स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। सो लिंकेज इसका एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है जिसको हमें यहाँ पे स्टडी करना है। चलिए बच्चों तो करते हैं स्टार्ट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमने मेंडल के दोनों एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ लिया। अब भाई नए साइंटिस्ट आ रहे हैं, तिगड़ी 3 आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई जो मेंडल जी बोल रहे हैं ना उसमें थोड़ी सी चेंज हम लोगों को करने की जरूरत है। मेंडल जी कह रहे हैं कि फैक्टर है जो कि हेरिडिटी है, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका मानना ये है कि भाई जो हेरिडिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ना फैक्टर नहीं है, क्रोमोसोम है। और कौन है वो 3 महाशय जी? एक है W.S. सटन, बोवरी, इन दोनों का मेन कंसेप्ट है जो इन्होंने आगे डिस्क्राइब किया था। तो इनका मानना है कि chromosomes are the vehicle of heredity information and expressed as a gene are present over them। मतलब कि क्रोमोसोम है जो व्हीकल की तरह जाते हैं और उनके ऊपर जो प्रेजेंट जीन है ना वो एक्सप्रेस करते हैं। इफ दिस इज अ क्रोमोसोम, तो इनके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है वो बस अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, पर हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रोमोसोम। अब इन्होंने इसका कुछ फीचर्स भी बताए। पहला बताया कि गैमेट्स सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन 2 सक्सेसिव जनरेशन। ये बात सच है भाई, पेरेंट जनरेशन और ऑफस्प्रिंग जनरेशन के बीच की कड़ी कौन है? गैमेट्स है। सो गैमेट इज अ ब्रिज मेरे बच्चों।
मेल एंड फीमेल गैमेट प्ले एन इक्वल रोल इन कंट्रीब्यूटिंग द हेरिडिटी कंपोनेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि 50% मेल का काम होता है, सिमिलरली 50% फीमेल का भी होता है। ओनली द न्यूक्लियस स्पर्म कंबाइन विद ह्यूमन, मतलब कि सिर्फ न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। देखो ये आपको ये बुक का है, आपका ध्यान से समझो, जब ध्यान लगाओ तो क्या दिया हुआ है। तो इसमें हमें मेंशन दिया हुआ है कि ये आपकी एक जीवन फेस है, इस जीवन फेस में ये आपको गैमेट्स दिखाए। मान लेते हैं दिस रिप्रेजेंट टॉल, ये डार्क का है, ये राउंड का है, ये रिंकल का है, ये राउंड का है और ये रिंकल का है। ये रिंग के सबसे पहले बाइवेलेंट हुए, भाई पेयरिंग हुई, आपको पता है हमेशा किस में प्रेजेंट होता है, दीज आर प्रेजेंट इन दी पेयर। फिर मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज में आए, मियोसिस सेकेंड एनाफेज में आए। देखो यहाँ पर भी कैपिटल टी है, स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये रहा, और ये गैमेट बन गया। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये गैमेट बन गया। पर बेटा पॉसिबिलिटी तो एक और है, एक और पॉसिबिलिटी भी तो है। क्या है वो पॉसिबिलिटी, ये वाली, कि भाई हो जाए ये वाला एक्सचेंज हो जाए, ये वाले क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। ये भाई दो प्रॉपर्टीज है भाई, मियोसिस फर्स्ट में दो चीज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा बेटा कि कैपिटल टी के साथ आर है, तो बेटा आपका ये जो है, हमने कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट किया था, तो बेटा मैं भी भूल गई, कैपिटल टी रिप्रेजेंट येलो को किया है और आर वाले को, ओके, तो ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल आर है, तो ये स्मॉल टी हो गया, ये स्मॉल आर है। यहाँ पर देखो दिस इज स्मॉल टी एंड कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल टी एंड दिस स्मॉल आर। तो दो तरह की पोजीशंस हो सकती है, हो सकता है क्रॉसिंग ओवर हो गया हो, जो कि आपने पढ़ा है पैंकेटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर। तो मियोसिस सेकंड में देखो इसका गैमेट दिखा है, यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, बिल्कुल वही जीन्स की तरह। तो यहाँ पर इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम्स का भी और जीन्स का भी, ये हमें बताती है हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेरे बच्चों ये रीड कर लेते हैं। तो क्रोमैटिन इन अ न्यूक्लियस इज एसोसिएटेड विद सेल डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम। हम जानते हैं कि जब सेल डिवीजन होता है तो जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में। एनी टाइप ऑफ डिलीशन और एडिशन इन द क्रोमोसोम कैन कॉज द स्ट्रक्चरल फंक्शन चेंजेस इन द लिविंग में, जिसको हम लोग म्यूटेशन कह देते हैं। A sort of parallelism is obtained between the Mendelian factor and the chromosome। तो parallelism मतलब कि भाई क्रोमोसोम और वो पैरेलली वर्क करते हैं, वही डिवीजन होता है। बस डिफरेंस ये है कि क्रोमोसोम एक्ट करते हैं हमेशा इंडिपेंडेंटली, क्रोमोसोम हमेशा एक्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, वेयरएज जीन्स एक्सप्रेस इन पेयर। और जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करते हैं बेटा, इन पेयर, पेयर कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं, और वो करते हैं इंडिपेंडेंटली, दिस एक्सप्रेस इन दी पेयर कंडीशन। और नंबर ऑफ जीन और मेंडेलियन फैक्टर आर फाउंड इन ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम पे मिलता है हमें जीन प्रेजेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट इज अफेक्टेड बाय द स्पेसिफिक क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम से हमारे में XX और XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बर्ड्स में भी होता है। दीज क्रोमोसोम्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर देखो पैरेललिज्म दिखा दिया गया है, तो ये पैरेललिज्म को मैं यहाँ पे दिखाया गया है, देख कहाँ गई भाई, तेरा कैपिटल टी देखो ये दो जीन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल टी प्रेजेंट है, गैमेट्स बने, फिर ये हो गए भाई कैपिटल टी स्मॉल टी। एक्सप्रेशन में देखो क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, पर ये पेयरली में ही, जब तक यहाँ पे नहीं आया तक एक जीन नहीं बना। फिर ये देख लो इस तरीके से दिखाया कि यहाँ पर आपका जो क्रोमोसोम है और आपका जो जीन है वो बेटा पैरेलली एग्जिस्ट करता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं जीन्स, क्रोमोसोम्स पर लाई करते हैं जीन जो कि एक्सप्रेस होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो ये रहा इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर विच आर कंट्रोल बाय साइटोजिन या साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ना ये देखने की जरूरत नहीं है। जीन्स आर प्रेजेंट, अच्छा बेटा जीन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, उनको हम साइटोजीन्स कहते हैं, प्लाज्मोजीन कहते हैं या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन कहते हैं। हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी क्या होता है न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर, क्रोमोसोम्स के अलावा साइटोप्लाज्म के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे जीन साइटोजीन, मीजाजीन, प्लाज्माजीन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन कहलाते हैं। अ जीन लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज नोन एज कार्योजीन, और जो न्यूक्लियस में है सिंपल वो कार्योजीन है। इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजीन इज हायर प्लांट अकर ओनली थ्रू द फीमेल्स, फीमेल से बहुत होता है बिकॉज फीमेल गैमेट आर कार्योप्लाज्म। Simultaneously it has a cytogen because of the more cytoplasm, फीमेल के अंदर ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है इसीलिए उनके पास साइटोजीन्स भी पाए जाते हैं इन केस ऑफ द प्लांट। इन मेल गैमेट हायर प्लांट इज नोन एज मेल न्यूक्लियस, इट इज वेरी मिनट, बहुत छोटा छोटा सा होता है, इसलिए मेल गैमेट ओनली उसमें क्या पाए जाते हैं कार्योजीन्स होते हैं। दस इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजिन ओनली थ्रू द फीमेल इज नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस, तो साइटोजिन सिर्फ मेल से फीमेल से आने वाला है इसलिए उस तरह के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तीन तरह के हैं, प्री नहीं ये आपको नहीं पढ़ना, दिस इज नॉट ओके एग्जाम्पल ऑफ डिटरमिनेशन, नो। सो अब आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन तो मैंने आपको बताया था, रिकॉम्बिनेंट जीन जो कि पेरेंट में नहीं थे पर फिर भी पाए जा रहे हैं उनको हमने कहा था ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। लिंकेज इज अ फिनोमेनन ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू द जनरेशन विदाउट एनी चेंज ऑफ सेपरेशन ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द सेम क्रोमोसोम। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है मान लीजिए दिस इज वन क्रोमोसोम एंड दिस इज द अनदर क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम्स मैम ने बना के दिखाए हैं। यहाँ पर जीन प्रेजेंट है ए, यहाँ भी प्रेजेंट है ए, यहाँ प्रेजेंट है बी, यहाँ भी प्रेजेंट है बी, यहाँ सी है, यहाँ डी है, सी और डी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए क्रॉसिंग हुई और फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर ये ए और बी ऐसे ही रहा, ये हो गया यहाँ पर सी और ये इधर सी, एक मिनट बच्चों, तो मैं काम करती हूँ, इसका सी और इसका डी मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसका सी रहा और इसका डी रहा, फिर इसका सी रहा और इसका डी रहा, यहाँ पर ये हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिला कि ए और बी एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे, इसलिए जब इनके अंदर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई, मान लीजिए जब हमने एक क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर ली, तो हमने देखा जैसे ये ए बी की पोजीशन थी बिल्कुल वही पोजीशन क्रॉसिंग ओवर में आ गई, पर जब जीन्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया तो इन्होंने क्रॉसिंग कर ली, इसके इधर आ गया ये इधर भाग गया, क्रॉसिंग ओवर दिख रही है आपको यहाँ पर। तो यही जो जीन्स आपस में एक दूसरे के टाइटली पैक्ड होते हैं और वो सेम रहते हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, उनको कहते हैं लिंक्ड जीन। तो ये है लिंकेज, और इस तरह के जीन्स को कहते हैं टाइटली लिंक्ड जीन या टाइटली लिंक्ड ट्रेट। टाइटल कभी क्रोमोसोम नहीं होते बेटा, ये टाइटली लिंक्ड जीन, और जो ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, लूजली, ये रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट मतलब नया पैटर्न बनना, दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट, लूजली लिंक्ड जीन। तो लिंकेज मतलब क्या होता है कि जब क्लोजली पैक्ड जीन होते हैं, टाइटली पैक्ड जीन्स होते हैं, तो वो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी चेंज नहीं होते, उनकी पोजीशन वही रहती है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लिंकेज। पर अगर डिस्टेंस होता है तो वो चेंज हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान और नए टाइप की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पर बनेगा रिकॉम्बिनेंट, बस इतना सा पढ़ना है, सिंपल एज सिंपल एज सिंपल। तो ये लिखा हुआ लिंकेज एक वो फिनोमेना है बेटा जिसमें जीन्स स्टे टुगेदर, साथ रहते हैं, दूर नहीं जाते, दोस्त बन के रहते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशन विदाउट एनी चेंज और इन दी सेपरेशन। कोई चेंज नहीं हुआ, कोई सेपरेशन नहीं हुआ। This is due to the location on the same chromosome. Linkage was first seen by the Batson and the Punnett. The Punnett, which gives the Punnett square.
In Lythras, Ortrus gave a coupling and the repulsion phenomena, but they did not explain the phenomena of linkage. Sex linkage was first discovered by the Morgan. तो लिंकेज में ना मॉर्गन का ही नाम लिया जाता है कि भाई मॉर्गन साहब जी हैं जिन्होंने लिंकेज को समझाया था, हम समझते हैं। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? ड्रोसोफिला पे। क्यों ड्रोसोफिला पे किया गया था? क्योंकि मेल एंड फीमेल इजिली आइडेंटिफाइबल है, क्योंकि ये मेल एंड फीमेल इजिली आइडेंटिफाइबल है, मतलब कि मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। इनको हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पर हम क्या कर सकते हैं? इनको सिंपली ग्रो कर सकते हैं। स्टडी काफी इजी है, आसानी से हम इनको समझ सकते हैं। तो लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डाइहाइब्रिड प्लांट। अरे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही एक ये एक्सेप्शन है लिंकेज। भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या करता है कि भाई सारे के सारे अपने आप को अलग अलग एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर लिंकेज ने कहा कि अगर टाइटली पैक हैं तो जैसे हैं वैसे ही मिलेगी, कोई नई टाइप की वैरायटी नहीं मिलेगी। तो कहा लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए यहाँ पे आपकी बुक का ही डायग्राम उठाया बेटा, वहीं से लेना है। हमने लिया पेरेंट। अब देखो इन्होंने ड्रोसोफिला पे किया है, किस पे किया है बेटा? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का इन्होंने क्या लिया? तो बेटा इन्होंने यहाँ पे ट्रेड्स दिए उसके आई कलर, बॉडी कलर और विंग टाइप। आई कलर, बॉडी कलर और विंग टाइप। आई कलर या तो बेटा उसमें रेड हो सकता है या वाइट हो सकता है, बॉडी कलर येलो या ब्राउन है, ब्राउन एंड येलो, और विंग टाइप या तो नॉर्मल है या कंस्ट्रक्टेड है। दिस आर दी डोमिनेंट और वो सारे के सारे रिसेसिव हैं। और इन्होंने बेटा जैसे कि मेंडल जी ने तो डोमिनेंट का पहला कैरेक्टर लिया था, इन्होंने रिसेसिव का पहला कैरेक्टर लिया। तो यहाँ पर व्हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय W एंड रेड इज रिप्रेजेंटेड बाय W+। इन्होंने प्लस दिखाया, कैरेक्टर लेना रिसेसिव का है। येलो इज रिप्रेजेंटेड बाय W एंड ब्राउन इज रिप्रेजेंटेड बाय W+। ये दो ही बता रही हूँ क्योंकि ये वाला आपके में यूज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इन्हीं दोनों का हम ध्यान रख रहे हैं। ओके सो अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड में है। ये जो हम लोग दिखा रहे हैं पूरी की पूरी क्रॉसिंग, ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पर ही हो सकता है ये क्रॉसिंग ओवर वगैरह जो भी दिखा रहे हैं हम, एक्स और वाई में नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जो बेटा देखो इस तरीके से प्रेजेंट किया गया ना, ये दिस इज दी वाई, ये वाई टाइप है, ये एक्स टाइप है, तो ये फीमेल है, फीमेल के अंदर देखो बेटा ये एक्स एक्स, मेल के अंदर ये एक्स और वाई, वाई में कुछ नहीं होगा, वाई खाली है, एक्स वाई, एक्स एक्स सॉरी, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस ए एंड क्रॉस बी दिखाया। तो पहले क्रॉस ए देख लेते हैं, अच्छा फिर पैटर्नल दिखाएंगे। चलो बेटा, तो क्रॉस ए में क्या दिखाया? पहला है येलो वाइट, येलो वाइट और ये वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप को किसे बोल रहे हैं बेटा? वाइल्ड टाइप यहाँ पे ना डोमिनेंट को बोलते हैं। डोमिनेंट वाला को हम यहाँ पे क्या बुला सकते हैं? वाइल्ड टाइप। और ये जो रिसेसिव है इनको हम यहाँ पे म्यूटेंट बुलाते हैं। म्यूटेंट क्यों? क्योंकि बेटा कभी कभी इनमें म्यूटेशन हुआ होगा, थोड़ा बहुत चेंज आ गया होगा, ऐसे कोई तो बने हुए हैं, म्यूटेंट बुलाते हैं। तो वाइल्ड इज दी वर्ड यूज फॉर दी डोमिनेंट ट्रेट्स। तो यहाँ पे देखो क्या लिया हुआ, पहली क्रॉस समझा रही हूँ। फर्स्ट क्रॉस में पेरेंट का दिखाया बेटा येलो वाइट, तो देखो ये रही एक्स क्रोमोसोम, ये भी रहा एक्स क्रोमोसोम, येलो वाइट, येलो वाइट, ये रहा रिसेसिव है। वही मेल वाला जो था वो है येलो नहीं रेड, येलो के नहीं ब्राउन एंड रेड, और वाई वाला एज इट इज प्रेजेंट है। दिस इज एक्स एक्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज दी वाई। अब क्रॉसिंग करानी है, इसमें से एक गैमेट क्रॉस इससे भी कर सकता है और इससे भी कर सकता है, दो पॉसिबिलिटी हैं। तो एक बार इसकी क्रॉस हमने इसके साथ करवाई तो क्या बनेगा?
यहाँ पर बनेगा F1 जनरेशन, बना के देख देंगे। सबसे पहले तो XX आ रही है, क्रॉसिंग कराओ, Y प्लस W प्लस, ब्राउन रेड, येलो वाइट। दूसरे में ये वाली क्रॉसिंग इसके साथ भी हो सकती थी, उसकी भी ऐसे हो गया, मैं 2 करके दिखा रही हूँ। सो यहाँ पर बनता मेल चाइल्ड आता, दिस इज द गर्ल चाइल्ड एंड दिस इज द मेल चाइल्ड। ड्रोसोफिला में ये मेल है। तो यहाँ पर क्या आया था बेटा, अगर इसके साथ क्रॉसिंग करते तो ये W एंड Y आता एंड दिस इज द Y जिसमें कुछ भी नहीं है। तो बेटा यही चीज़ यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ पर अब ये डोमिनेंट आ गया, तो ये वाइल्ड टाइप स्पीशीज आई है, वाइल्ड टाइप स्पीशीज दिखाई गई है बेटा यहाँ पर। इसे देखो हमने वाइल्ड टाइप स्पीशीज बोला है यहाँ पर, वाइल्ड टाइप, कि यहाँ पर जो है कौन सा कलर शो करेगा बेटा, ब्राउन एंड रेड। बॉडी का कलर ब्राउन, आंखों का रंग कैसा होगा, रेड, क्योंकि डोमिनेंट है। और यहाँ पे तो येलो वाइट आएगा, ये दिखाया। दूसरे में क्या लिया इन्होंने, वाइट मिनेचर, अच्छा इन्होंने नॉर्मल और मिनेचर दिखाया, तो बेटा कंस्ट्रक्टेड रहने दो, मिनेचर दिखाया है यहाँ पर, ये मिनेचर। और मिनेचर के लिए M और उसके लिए M प्लस, सो M एंड M प्लस। तो दूसरी क्रॉसिंग भी सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही क्रॉसिंग है, कुछ अलग नहीं है। इसकी चलो मैं वहाँ करके दिखाती हूँ। देखो क्या लिया हमने, पहले फीमेल ली वाइट मिनेचर, तो ये रहा वाइट मिनेचर, वाइट मिनेचर। मेल आया रेड और नॉर्मल, और दूसरा तो वाइट है, दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल। फिर क्रॉसिंग करनी है, एक बार इसकी क्रॉस इसके साथ कराते हैं अगर बेटा हम, तो आएगा F1 जनरेशन, फीमेल आएगी यहाँ पर, कैसी आएगी, तो W प्लस M प्लस W और M, मतलब ये जो फीमेल आएगी बेटा ये होने वाली है W प्लस मतलब रेड कलर की, और नॉर्मल विंग्स, रेड एंड नॉर्मल विंग्स यहाँ पर आने वाले हैं। वहीं दूसरे की क्रॉसिंग देखेंगे अगर हम, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ देखो Y वाले के साथ, तो ये रहा। सबसे पहली बात तो ये मेल आने वाला है, W और M, और ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब W मतलब वाइट एंड M मतलब मिनेचर, तो वाइट एंड मिनेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 तरह की इन्होंने F1 जनरेशन दिखाई, F1 दिखा दी। अब F1 के बाद हम दिखा रहे हैं F2। तो इसकी F1 ये आई 2 प्लांट्स और इसकी F2, तो हमने वही F1 की क्रॉसिंग करवाई, वाइल्ड टाइप और वाइट वाला क्रॉसिंग करवाई। F2 जनरेशन आई हैं बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसकी भी क्या आई है बेटा, यहाँ पर F2 जनरेशन आई हैं। अब जरा ध्यान से ये देखो जरा, ये रही F2 जनरेशन। अगर आप यहाँ पे F2 जनरेशन अगर ध्यान से देखते हैं मेरे बच्चे, तो यहाँ पर क्या आया है, पेरेंटल जीन्स जो आए हैं वो आए हैं 98.7, मतलब 98.7% वैसे हैं जैसे पेरेंट थे। पेरेंट कैसे थे, येलो ब्राउन, येलो वाइट और रेड ब्राउन, वही। पर रिकॉम्बिनेंट भी आए हैं, कुछ कुछ अलग भी आएंगे भाई, कुछ ब्राउन में रेड आ गया होगा, ब्राउन में रेड आ गया होगा, है ना भाई, आ सकता है। ऐसे ही येलो में वाइट आ गया होगा, तो कुछ ऐसे भी आए हैं। देखो ये वाइल्ड टाइप आए हैं, ये वाइट आ गया, येलो वाइल्ड टाइप, येलो ये रहा। तो इन सबका जब रेशियो निकालो तो रिकॉम्बिनेंट बहुत कम है। तो अगर बेटा कभी भी रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है, इसका मतलब जीन्स होते वो आपस में टाइटली पैक्ड थे। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लिंकेज। वही जो दूसरा वाला है, यहाँ पे खुद देख लो, यहाँ पे जीन्स देखो पास दिखाई है, पास, यहाँ पर ये दूर दिखाए हैं, इसीलिए यहाँ पे पेरेंटल सिर्फ और सिर्फ 62.8% है, और जो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज है बेटा देखो वो 37.2 है, मतलब वेराइटी ज्यादा बन रही है नई टाइप की। इसका मतलब ये दिखा रहा है रिकॉम्बिनेशन को। किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रिकॉम्बिनेशंस को। देखो यहाँ पे इसमें जीन्स इसके कितने दूर थे, इसके कितने पास थे। मैंने तो आपको पास दिखा दिया, पर यहाँ पे इस तरीके से दूर थे, ठीक है। तो ये आता है यहाँ पे लिंकेज एंड रिकॉम। तो इन केस ऑफ द लिंकेज इन डायहाइब्रिड क्रॉस, एक छोटा सा एग्जांपल और दिया है ड्रोसोफिला के अलावा, ए बी, देखो ये बी रहा, इट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, ए बी रेशो ए बी। तो ए का ए रहेगा। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायहाइब्रिड करेंगे तो ये बनेगा, 4 तरह के गैमेट बने,
वही 4 तरह के गैमेट जैसे बनते हैं क्रॉसिंग करके, इसकी क्रॉसिंग से कराई तो 4 तरह के गैमेट्स बने और वही गैमेट्स यहाँ पे दिखाएं। तो यहाँ पे लिंकेज का आपको ये देखना है कि लिंकेज जीन्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते ही करते हैं, जिनमें कोई चेंज यहाँ पर नहीं आता है। अच्छा देखो कुछ पॉइंट है लिंकेज का। लिंकेज जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे गेट सेपरेट इफ एक्सचेंज या क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन देम। बहुत 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 कम क्रॉसिंग इनमें होती है। स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय डिस्टेंस बिटवीन द जीन। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा मेरे बच्चों, डिस्टेंस कम कर दो तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बढ़ जाती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज रिड्यूस, जो प्रूव करता है कि ज़्यादा डिस्टेंस अगर है तो लिंकेज अच्छी नहीं आएगी, क्रॉसिंग ओवर होगा। फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं क्रॉसिंग को, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ने से भी होता है, एक्सरे बढ़ने से होता है, एज बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है, और सेक्स मेल का है तो क्रॉसिंग ओवर कम है। क्रॉसिंग ओवर टोटली एब्सेंट इन मेल ड्रोसोफिला। मेल में तो है ही नहीं ना क्रॉसिंग ओवर। कभी एक्स का वाई से क्रॉसिंग होती है? नहीं, हमें तो पता क्या तो एक्स लिंक्ड है खाली। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन ऑन क्रोमोसोम, द अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस इज ऑफ 2 टाइप, या सिस और ट्रांस अरेंजमेंट होता है। सिस अरेंजमेंट मतलब कि भाई बिल्कुल सही जैसा वहाँ पे वैसे ही वहाँ दिखाओ, मतलब ऐसे यहाँ ए है तो यहाँ भी ए दिखाओ, यहाँ बी है तो यहाँ पर भी बी दिखाओ। ट्रांस अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा, यहाँ ए बी तो यहाँ बी और यहाँ पर ए है तो एक ही चीज़ ही। वो सिंस अरेंजमेंट है वो ट्रांस अरेंजमेंट हो जाएगा। When two dominant genes are located on the one chromosome and both recessive are located on the another chromosome, such type of arrangement is cis and the other type is the trans। देखो ये डोमिनेंट एक तरफ और रिसेसिव एक तरफ, यहाँ पे चेंज है ट्रांस में। फिर अब लिंकेज जो है वो 2 प्रकार की है, कंप्लीटली लिंकेज और इनकम्प्लीट। तो बेटा कंप्लीट लिंकेज का वही एग्जांपल था जिसमें कम से कम रिकॉम्बिनेंट बने, और इनकम्प्लीट लिंकेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है बेटा कि जो लिंकेज है वो कितनी है। तो कंप्लीट लिंकेज इज इन विच जीन्स ऑलवेज शो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, देन दिस लिंकेज इज नोन एज द कंप्लीट लिंकेज। इट्स नेवर फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन, मतलब कभी कोई नया रिकॉम्बिनेंट नहीं बना रहा, पेरेंट वाला ही शो करा है तो वो कंप्लीट लिंकेज है। क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट, तो भाई पेरेंट नहीं बन रहा इसलिए मतलब क्रॉसिंग तो नहीं हुई है ना। क्रॉसिंग अगर होती तो हम कहते हैं ना कि नया टाइप बना है। सच जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोम, सच टाइप ऑफ लिंकेज आर वेरी वेरी रेयर इन द नेचर। एग्जाम्पल इन द मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्क मोथ में आपको ये देखने को मिलती है कंप्लीट लिंकेज। Incomplete, when new combination also appear along with the parental, this type of linkage is known as incomplete linkage। तो सारी incomplete ही होती है। New combination are formed due to crossing over, क्योंकि crossing हुआ था इसलिए। The percentage of new combination is equal to the percentage of crossing over, greater less than 50%, तो हम इसे बोलते हैं। Distance between identify incomplete linkage, जितना distance ज़्यादा होगा उतना incomplete linkage होगा, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमॉर्गन cm। और स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है आपको डिस्टेंस के बताते हैं, और इसको क्रॉसिंग ओवर से भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितनी कम क्रॉसिंग होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी। ठीक है बेटा, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई है। फिर लिंकेज ग्रुप एक ग्रुप है of linearly arranged linked gene which are inherited as a single unit during the presence of the chromosome। तो बेटा देखो लिंक्ड जीन क्या है, जो कि आपस में एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे, एक्स वाई। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंपली ऐसे ही पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों बिहेव क्या कर रहे हैं, बिहेव एज अ वन यूनिट। कि भाई चेंज तो आना ही नहीं है, तो ये कैसे बिहेव करते हैं, एज अ वन यूनिट। ऑल जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम द लिंक्ड ग्रुप। होमोलोगस क्रोमोसोम लिंक्ड ग्रुप के होते हैं। जीन विच आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर अलील्ड, सो वी कंसीडर एज अ वन लिंक्ड ग्रुप। तो इसको हम लोग एक लिंक्ड ग्रुप मानते हैं, इसको हम एक लिंक्ड ग्रुप को मानते हैं। देखो ये दिखाया गया, लिंक्ड ग्रुप इज इक्वल टू हेप्लॉइड नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पी है, पी के पास 2n क्रोमोसोम कितने हैं, 14, n जो है वो 7 है, 7 पे इसका मतलब 7 लिंक्ड ग्रुप बन सकते हैं। मेज के अंदर 2n 20 होते हैं तो उसमें 10 बनेंगे। ड्रोसोफिला में 4, बेरली में 7 और माउस में 21। ये आपको दिखा दिया गया है कि कितने बनेंगे। इन प्रोकैरियोट्स ओनली वन लिंकेज ग्रुप इज फाउंड बिकॉज इट कंटेन ओनली वन
molecule of DNA. That is why all gene are present on the DNA is one linked group. तो प्रोकार्योट्स में जो पूरा का पूरा होता है उसे क्या बोलते हैं, एक लिंक्ड ग्रुप बोलते हैं बेटा। फिर इन जेनेटिक मैप, अब देखो जेनेटिक मैपिंग या लिंकेज मैपिंग या क्रोमोसोम मैप बताया है। अब देखो ये क्या होता है, तो एक तरह का मैप दिखा दिया है आपको ये। इसमें क्या बताया है कि जेनेटिक मैप different genes are linearly arranged according to the percentage of crossing over। अलग तरह से हम लोग करते हैं, is directly proportional to distance between them, कि भाई डिस्टेंस यहाँ पे दिखाओ और यहाँ पर दिखाओ बेटा आपके लिंक्ड जीन, यहाँ पे जीन्स दिखाओ उसी हिसाब से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ जेनेटिक मैप वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर जीन ऑन द क्रोमोसोम। हम क्रोमोसोम पे एक जीन की पोजीशन निकाल सकते हैं। जेनेटिक मैप बहुत हेल्पफुल है किसी भी जीनोम की, किसी भी जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। द यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट कैन सेपरेट द जीन्स फ्रॉम द क्रोमोसोम। जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हम लोग नई नई चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, जीन्स के हिसाब से नई नई चीज़ों को बनाते हैं, देखते हैं, तो वो सब कहाँ से मिलती है, वो सब हमें इन्हीं जेनेटिक मैप से पता लगती है। तो बेटा डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, देखो ये अलग अलग तरह के जीन्स है भाई, तो उनके बीच में ग्राफ आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ से जाएगा। इस पूरे ग्राफ को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक मेंडल के एक्सपेरिमेंट सारे, डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गई, मेंडल के एक्सेप्शंस पढ़ लिए, लिंकेज और ये सब हमने पढ़ लिया। मतलब मेंडल का पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन को स्टार्ट करेंगे। इसमें एक दो वर्ड रह गए हैं, पॉलीजेनिक, पॉली इनहेरिटिंग, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। ओके।